ब्लैक होल होता क्या है? अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में रहें कि हम अचानक से अर्थ के अंदर समाने लगेंगे, खड़े-खड़े ही हम अंदर घुस जा रहे हैं, तो वैसे ही सब पूरा का पूरा जो भी मैटर है, वो स्टार के कोर में जाने लगता है। तो वैसे ही एक सर्टेन थ्रेशोल्ड आता है जिसको हम बोलते हैं चंद्रशिखर लिमिट। तो उस लिमिट को जब स्टार क्रॉस करता है तो द ग्रेविटी इतना पावरफुल हो जाता है और सब कुछ एक बहुत ही छोटे रीजन में कंडेंस हो जाता है। तब फिर उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। विल ब्लैक होल ईट अप द यूनिवर्स एज वेल? एक थ्योरी है कि सिंगल ब्लैक होल में भी ना करे, बट एक कंसेप्ट है जब यूनिवर्स एज टाइम प्रोग्रेसेस सुपरनोवा में एक्चुअली होता क्या है? तो एक पर्टिकुलर जो क्रिटिकल लिमिट होता है, जो मास होता है, उसके बियॉन्ड अगर स्टार का मास होता है या कोर का मास जब कोलैप्स की टाइम होता है, तो इट कैन नॉट सस्टेन एवरीथिंग। तो जब ये आयरन कोर बन जाता है, तो जो सब मटेरियल आता है अंदर की तरफ इम्पल्सिवली, और फिर वहां पर से जो प्रेशर बैलेंस का अलग ही खेल होता है, तो सब कुछ ऐसे बूम, एंड देन व्हाट वी सी इज सुपरनोवा। सो दैट्स द वायलेंट फिनोमेना। सो देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ फॉर मल्टीवर्स? नहीं, मैथमेटिकली तो आपका इक्वेशंस के सॉल्व करने से आ जाता है, बट अगर मैं पास्ट में जाना चाहूँ तो उसके लिए कोई रिसर्च है? थियोरेटिकली तो लोगों ने किया है। तो ये एक पॉपुलर थ्योरी है अभी रिसेंट में कि हमारा यूनिवर्स ऐसे बर्थ एंड डेथ के साइकिल में ट्रैप्ड है। अगर आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी क्या है शॉर्ट में। ओके, बिग बैंग थ्योरी का फर्स्ट एपिसोड में पेनी मूव करती है शेल्डन और लेनर्ड को हम एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में रह रहे हैं। जैसे कि बलून की बात करें, बलून को जब आप उठाओगे तो हर पॉइंट जैसे जैसे आप उसमें एयर फिल करते जाओगे तो एक्सपैंड होता जाएगा। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएं तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि सब कुछ एकदम पास पास हो और उसके बाद से कुछ हुआ जो हमें नहीं पता क्या हुआ। मे बी ऐसा कुछ एक्सप्लोजन भी हो सकता है या कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से सब चीज़ें अचानक से एक्सपैंड होना शुरू हुई, और जो हम आज देख रहे हैं वो उसी कंसेप्ट का ही एक आउटकम है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग। तो ये हबल और जेम्स ने हमारे अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बदल दिया है अभी तक? जेम्स वेब तो अभी बस स्टार्ट ही कर रहा है। तो हबल ने ये डिस्कवरी एनेबल की कि यूनिवर्स इतना भरा हुआ है कि अगर आप किसी ब्लैक स्पॉट पे भी अगर आप टेलीस्कोप लगा दोगे तो वहाँ पर चीज़ें हैं जो आप देख नहीं सकते। फर्मी पैराडॉक्स ये क्या है, ये बताइए। आर भी यूनिक, हमारे साथ साथ और भी कई सिविलाइजेशन में से एलियन लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है। आर वी स्केयर्ड ऑफ एलियंस? यू नेवर नो, अगर कोई पहले से ही स्टडी कर लिया है और जब तक हम रियलाइज करें कि वी आर ऑलरेडी स्टडीड, तब तक कोई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सपर्ट कॉल। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं रितेश पटेल, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट है। फिलहाल वो साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएस में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर काम कर रहे हैं और नासा के एक इम्पॉर्टेंट मिशन का भी हिस्सा है। आज हमने उनसे स्पेस के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, जैसे ब्लैक होल कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी की रियल स्टोरी क्या है, ये एलियंस क्या ये सच में है और क्या ये हम पर अटैक कर देंगे, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर कौन कौन से टेलीस्कोप है और वो कैसे काम करते हैं, उनका इसरो और नासा का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्पेस से रिलेटेड है। रितेश ने ये सारे टॉपिक्स बहुत आसान भाषा में समझाए हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए एक्सपर्ट कॉन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आई हैव हर्ड दैट अ लॉट ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट साइंटिस्ट वो अपने करियर को साइंस या एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साईफाई मूवीज की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं साईफाई मूवीज। सो वाज दैट फॉर यू एज वेल? मेरा ऐसा तो टेक नहीं था कि साई-फाई मूवीज़ की वजह से मैं उस डायरेक्शन में गया। बट डेफ़िनेटली ये तो सच है कि ह्यूमन माइंड इज़ अ क्यूरियस थिंग, लाइक उसको क्यूरियोसिटी हमेशा से ही आगे अलग-अलग फ़ील्ड्स एक्सप्लोर करने का एक मोटिवेशन देती रही है। तो इसका एक्चुअल में अगर मैं सही बताऊँ तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। तो हम जब जिस जगह पे थे तो इंदिरा सागर डैम करके एक है एमपी में, नर्मदा नदी पे बना है, तो उसी प्रोजेक्ट में के तहत मेरे पिताजी पोस्टेड थे। तो हम लोग जिस एरिया में थे वहाँ पर दिन में 4 घंटे लाइट आती थी, मतलब डे टाइम में 12 से 4, और शाम को 1 डेढ़ घंटा, और फिर खा डिनर टाइम के आस-पास में भी 1 आध घंटा और फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा एक गैप हो जाता था 2 से 3 घंटे का। तो अब उसमें क्या होता था कि अब रात में बच्चे जैसे खेलते हैं या तो फिर हम कहीं बैठे हैं ऐसे बाहर, और जब मून नहीं होता था तो ऐसी नाइट स्काई देखते थे, और थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ था कि क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये क्या दिख रहा है। अलग-अलग स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ-कुछ के कलर्स डिफरेंट है। उसी टाइम पापा ने मुझे थोड़ा मिल्की वे के बारे में बताया था कि एक बैंड दिख रहा है, इसी को हम लोग
मिल्की वे बोलते हैं, और फिर कुछ जो हम लोग के साइंस के टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा बहुत ऐसी एक स्टार्स एंड प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करने के ऊपर टॉपिक्स थोड़ा बहुत एकदम हल्का-फुल्का रहता था। तो शुरुआत यहाँ से हुई, मैं कह सकता हूँ, कि वो जो एक सीड बोने वाला पार्ट रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ टाइप का। मतलब एक तरफ हम कर्स करेंगे कि आज के टाइम पे बोलेंगे कि बिजली नहीं है रात में, तो फिर कितनी बुरी हालत होगी, बट काइंड ऑफ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गया हमारे लिए। और साइ-फाई मूवीज़ बेसिकली एक काइंड ऑफ वे है कि ह्यूमन इमेजिनेशन को डिफरेंट लेवल पे ले जाने का। इवन अगर मार्वल्स की बात करो, एंड एक फैन मैं पढ़े हुए भी हूँ उसके साथ-साथ, तो जस्ट इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम आई थी, तो आई गॉट क्रेज़ी, लाइक कि उसने जैसे अर्थ बीइंग्स एंड कॉस्मिक बीइंग्स सबको कनेक्ट करके दिखाए। तो वही है कि हम अलग-अलग डायरेक्शन में कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, क्यूरियोसिटी को की वजह से। मार्वल्स में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेके आया मल्टीवर्स का। उससे पहले सबने यूनिवर्स सुना था, मार्वल्स ने बताया, मतलब वो कंसेप्ट होगा, बट मार्वल्स ने लेके आया कि मल्टीवर्स भी कुछ होता है। मल्टीवर्स के बारे में कुछ बताइए, ये क्या होता है मल्टीवर्स? देखिए, वैसे तो फिज़िक्स और साइंस में ये कंसेप्ट पहले से था कि मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है यूनिवर्स के बारे में, स्पेशली आफ्टर द डिस्कवरी दैट यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग, तब फिर ये थ्योरी आई थी कि बिग बैंग हुआ होगा, कि किसी एक पॉइंट पे दैट्स व्हाई सब कुछ एक दूसरे से दूर जाते जा रहा है। तब फिर जैसे-जैसे हमारा फिज़िक्स एंड मैथ्स इम्प्रूव होता गया, एंड देन कुछ थ्योरीज़ के आउटकम में ऐसा रिज़ल्ट्स आने लगे कि मे बी हम बस एक बबल है, एक यूनिवर्स है, देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट आइट्रेशंस। मल्टीवर्स का कांसेप्ट यही कहता है कि जैसा हमारा यूनिवर्स है, उसी टाइप से देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी अदर यूनिवर्स। बस जो हमारी कैपेबिलिटी है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या है कि एक लिविंग बीइंग है जो 3 डायमेंशन में हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। बट जो ये मल्टीवर्स वाला कांसेप्ट है, इट कैन बी हायर डायमेंशन, मीन्स दोज़ हायर डायमेंशन कैन बी अ वे टू गो टू अदर universes which can be similar to our own or can be dissimilar. So in our universe, the laws of physics और जो fundamental constant है, जैसे कि फेमस है 9.8 जो g की वैल्यू हम लेते हैं, तो इस साइड के जो भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये एक परफेक्ट वे में बैलेंस किया है इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पे। मे बी अदर यूनिवर्सेस में ये कांस्टेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, हु नोज़। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है 3D वर्ल्ड के हिसाब से, और जो मैथ्स कहता है, अब हमने अभी तक डिस्कवर तो नहीं किया मल्टीवर्स, बट साइ-फाई ने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। तो अगर तुम मल्टीवर्स का Yes. एज़ अ थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो वो बंच ऑफ इक्वेशंस रहेंगे जिसके इंटरप्रिटेशन रहेगा कि मल्टीवर्स वगैरह एग्ज़िस्ट करते हैं। बट उसको किस वे में दिखाना है, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं हमारी ये मूवीज़ वगैरह। तो स्पेशली जैसे मार्वल की ही बात कर रहे थे, तो उसमें एक ये आया था ना, एनिमेटेड सीरीज़ व्हाट इफ करके, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इफ अगर ये ऐसा होगा, तो ये कैरेक्टर, सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो दैट्स द पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली, द every decision that you take gives rise to infinite different versions of you. So these are the things that we believe it can happen. Proof अभी तक हमें नहीं मिला है, but there is a possibility. So there is no mathematical proof for multiverse? नहीं, मैथमेटिकली तो आपका इक्वेशंस के सॉल्व करने से आ जाता है, बट ऑब्जर्वेशनली, क्योंकि कोई भी थ्योरी तभी Okay. तक वैलिड है कि जब तक आपके पास उसका एविडेंस आ जाए। जैसे आप लोगों ने आइंस्टाइन की थ्योरीज़ के बारे में तो सुना होगा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। पर जब उसने वो थ्योरी थी, उसके पास प्रूफ नहीं था। बट विदिन फ्यू इयर्स, जब एडिंगटन ने सोलर एक्लिप्स के बेसिस पे बताया था कि लाइट बेंड्स एक्चुअली, तब फिर वो रातों-रात Hmm. बस ऐसे बन गए कि ओके, आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी दी है एंड इट हैज़ अ प्रूफ। तो वही है कि एज़ अ साइंटिस्ट हम लोग हमेशा जो थ्योरी में प्रेडिक्ट कर देते हैं, उसका अगर हमें प्रूफ मिल जाता है, तो वो थ्योरी भी वैलिडेट हो जाती है, और फिर हमें एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी थी, मुझे याद नहीं किस साइंटिस्ट ने दी थी, बट एक थ्योरी थी जिसमें बोला गया था कि ये जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। मतलब जो भी हमारे आसपास है वो सब कुछ रियल नहीं है। आप उस थ्योरी को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप होलोग्राम वाली कंसेप्ट की बात कर रहे हाँ। हो? यस। एवरीथिंग इज़ होलो, है या ना? तो ये भी एक कंसेप्ट आया है रिसेंटली, लाइक लास्ट फ्यू डेकेड्स, कि
हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली वी कैन बी इनसाइड अ ब्लैक होल, दैट्स अनदर आइट्रेशन ऑफ द सेम थिंग। और होलोग्राम यूनिवर्स पे रह रहे हैं, जो भी हम परसीव कर रहे हैं इट्स बेसिकली अ होलोग्राम ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम से प्रीवियस यूनिवर्स और प्रीवियस एग्जिस्टेंस। तो in terms of mathematics, it makes sense, but to prove or disprove, we haven't devised any experiment or we haven't found any evidence. तो साइंस की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में इन जनरल, जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलता, हम किसी भी थ्योरी को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने होलोग्राम का कंसेप्ट लिया, वैसे ही अलग-अलग और भी थ्योरीज है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी एक पॉपुलर थ्योरी है। तो उस टाइप की जो भी थ्योरीज हैं, उसका जब तक हमको एविडेंस नहीं मिलता एज अ पार्ट ऑफ से एक्सपेरिमेंट हो या ऑब्जर्वेशन, जो भी चलेगा, लेकिन तब तक हम कह नहीं सकते कि ये थ्योरी ही परम सत्य है करके। ब्लैक होल की जो आपने बात की, ब्लैक होल होता क्या है? अगर ये शॉर्ट में मैं बोलूँ तो ब्लैक होल ब्लैक होता है। तो ओके, तो और ब्लैक लॉन्ग फॉर्म में? हाँ, तो अगर हम एकदम बेसिक में जाएँ तो ब्लैक होल का कांसेप्ट आने लगा जब अगेन आइंस्टाइन ने कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और फिर उसके बाद जो सक्सेसिव या कंटेम्पररी जनरेशन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्राई किया एंड जब सॉल्व किए तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे आए कि वो कुछ सेंस नहीं बना रहे थे। मतलब फंडामेंटल लेवल पे अगर जाए तो जैसे हम 1/0 करते हैं ना, डिवाइड बाय 0 करेंगे तो क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाता है या अनडिफाइंड। तो उसी टाइप के जो सॉल्यूशन थे, तो उसको सिंगुलैरिटी इन स्पेस एंड टाइम की बात कर रहे थे, क्योंकि आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम दोनों को मर्ज कर दिया था। तो वो एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था कि स्पेस एंड टाइम आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन एंड आर इंटरलिंक्ड। अब जब ये हुआ कि सिंगुलैरिटी का कांसेप्ट आया, तो इनिशियली तो लोगों ने बिलीव नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज़ अचानक से क्या बोलते हैं, नथिंगनेस में कैसे चला जाएगा। फिर इसी पे जब डेवलप होते गया धीरे-धीरे कि स्टार्स के ऊपर जब थ्योरी हमारी बढ़ती गई और इस पे हमारे एक इंडियन फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि स्टार्स क्या रहते हैं कि एक क्लाउड ऑफ प्लाज्मा है, चार्ज पार्टिकल्स, जो कि हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा सन है बाहर, मेरे यहाँ बाहर है, आपके यहाँ तो अंधेरा हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि 2 मेन फोर्सेस का इंटरप्ले होता है कि ग्रेविटी, जैसे कि जो हमको अर्थ पे बाउंड रखती है, वैसी ग्रेविटी क्या करती है कि स्टार को हमेशा अंदर की ओर कंप्रेस करने की कोशिश करती है, जितना भी मैटर आ रहा है। बट जो न्यूक्लियर फ्यूजन रहता है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, वो उसको हमेशा एक आउटवर्ड फोर्स देता है। तो हमेशा एक बैलेंस रहता है दोनों के बीच में। तो इसीलिए हमको एज़ अ स्टार जो स्फेरिकल जो शेप रहता है, वो मिलता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन एज ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स की भी लाइफ साइकिल है जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल है। तो स्टार्स का जो फ्यूल होता है वो कम होते जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते गया, बट ऐसा तो है नहीं ना कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है उसके स्फीयर में। तो जितना ज़्यादा वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है, फिर वो फर्दर डिफरेंट एलिमेंट्स में, जैसे हीलियम अगेन फ्यूजन होके कुछ और एलिमेंट बना, एंड देन वो ऐसे करते करते एक लिमिट आ जाता है, क्रिटिकल लिमिट, जो थ्रेशोल्ड के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता है, कि इतना प्रेशर नहीं रहता है कि वो ग्रेविटी को बैलेंस करे, एंड उस केस में सब कुछ कोलैप्स होने लगता है ग्रेविटी के अंदर। तो मतलब जैसे कि अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में रहें कि हम अचानक से अर्थ के अंदर समाने लगेंगे, खड़े-खड़े ही हम अंदर घुस जा रहे हैं, तो वैसे ही सब पूरा का पूरा जो भी मैटर है, वो स्टार के कोर में जाने लगता है। तो वैसे ही एक सर्टेन थ्रेशोल्ड आता है जिसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, नेम्ड आफ्टर इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो उस लिमिट को जब स्टार क्रॉस करता है, तो ग्रेविटी इतना ओवरवेलमिंगली पावरफुल हो जाता है कि कुछ और उसको रोक नहीं पाता है। कोई और भी टाइप का फोर्स यूनिवर्स का, वेदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बोलो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बोलो, कोई भी फोर्स उसको रोक नहीं पाता है। ग्रेविटी इतना पावरफुल हो जाता है और सब कुछ एक बहुत ही छोटे रीजन में कंडेंस हो जाता है। तब फिर उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, जहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता है। इवन जो यूनिवर्स का हमको फास्टेस्ट एंटिटी जो हमको पता है, लाइट, लाइट इटसेल्फ कैन नॉट एस्केप, एंड इसीलिए हम बोलते हैं ब्लैक होल, क्योंकि अगर लाइट की वजह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, अगर लाइट ही आपके तक नहीं पहुँच पा रही है, तो आप कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए जब ब्लैक होल हाँ, ऑब्जर्वेशन के ऊपर जब बात आई कि जब धीरे-धीरे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और जब हमने सच में देखा कि कुछ स्टार्स हैं जो ऐसे ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर्स में ऑर्बिट कर रहे हैं, बट
किसका ऑर्बिट कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा वहां पर। जैसे अभी क्या किया, अर्थ सन का ऑर्बिट कर रहा है, ऑल द प्लैनेट्स सन के ऑर्बिट कर रहे हैं, बट वो जो स्टार्स थे उनके सेंटर में कुछ नहीं था। तब फिर साइंटिस्ट ने धीरे धीरे पता लगाया कि उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है। हाँ, लेटेस्ट रिसर्च क्या है ब्लैक होल से रिलेटेड अभी? तो ब्लैक होल का अभी अगर आप देखो कि लास्ट 4-5 सालों में, इवन मोर देन दैट, आई थिंक 2019 को जो फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल रिलीज किया गया था, जिसको इंडिया में इवन मेदू वड़ा की भी एनालॉजी देख के बता रहे थे ना कि ऐसे ऑरेंजिश सा डोनट शेप एंड बीच में होल है। तो वो इमेजिंग जो किए थे वो फर्स्ट टाइम किए, एंड दैट्स रिवोल्यूशनरी, दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। कभी हमको पता भी नहीं था कि कैसा दिखता है ब्लैक होल। तो हमने ब्लैक होल, एग्जैक्टली ब्लैक होल को नहीं किया, बट इसका जो सराउंडिंग है, जो चीज, जो पार्टिकल्स लाइट एमिट कर सकता है, उसको हमने इमेज किया। और उसके सेंटर पे जो डार्क रीजन है वो ब्लैक होल है, ये हम मानते हैं। अब लेटेस्ट ये हुआ कि ये जो इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप का कंसेप्ट था, तो इन लोग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन लेते गए ओवर लास्ट मेनी ईयर्स। तो अभी जो एग्जैक्ट एकदम लेटेस्ट लास्ट फ्यू वीक्स में जो रिजल्ट आया था कि ब्लैक होल का जो डिस्क है जो रोटेट करते हुए दिख रहा है, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लाइक साइन एंड कोसाइन वेव्स, जो कि परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बस वाइब्रेट करता है, से ऐसे वर्टिकल बस वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस टाइप का पोलराइजेशन है। से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड बोलेंगे हम। तो ये पोलराइज्ड लाइट से बहुत कुछ फिजिक्स वाइज, साइंस वाइज इंटरप्रेट किया जा सकता है, एंड स्पेशली कॉस्मिक स्केल्स में मैग्नेटिक फील्ड से ये इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो पोलराइजेशन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आसपास है तो ये जो लाइट का पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए इस प्लेन में था तो फिर वो चेंज होके से टिल्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब ब्लैक होल के आसपास इतना मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है कि आपका लाइट का पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। तो अभी देखा गया है कि जो लास्ट पिछले 3 या 4 साल के ऑब्जर्वेशंस थे, आई थिंक 2017, 18, 21 एंड रिसेंट वन, तो वो पोलराइजेशन सिग्नल ही चेंज हो रहा है। एंड लोगों को पता नहीं है अभी, अभी तो ये सिर्फ डिस्कवरी है। अभी हमको जानना बचा है कि किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि 2-3 इफेक्ट एक साथ ये फिनोमिना को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पोलराइजेशन की बात कर रहे थे कि ये तो ब्लैक होल के आसपास है, वो सेम कंसेप्ट हम इवन हमारी जो मिशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे बाद में, पंच करके, उसका जो फर्स्ट वर्ड है पी, पोलैरिमीटर, इट्स द सेम पोलराइजेशन जो हमने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है ब्लैक होल के आसपास, बट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। बिकॉज यू आर सेइंग कि ब्लैक होल लाइट भी अब्जॉर्ब कर दे रहा है और लाइट भी बाहर नहीं आ पा रही है, तो क्या उसका एक सक्शन क्रिएट कर रहा है जिससे चीजें उसके तरफ आ रही है? वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो बेसिकली जब आपने इंटरस्टेलर देखा है, आपने बताया था, तो इंटरस्टेलर में याद वो एक सीन रहता है जहाँ पर वो दिखाता है कि एक शीट में अगर आप होल करोगे, और अगर उसी को आप 3D में इमेजिन करो कि एक सर्कल इन 3D इज बेसिकली अ स्फीयर, तो ब्लैक होल इज बेसिकली स्फीयर इन 3D जहाँ पर आपका ग्रेविटी वेल जैसा बना हुआ है। मतलब जैसे वेल में क्या होता है, वन वन डायरेक्शन बस रहता है, जैसे आपने एक स्टोन वेल में अंदर चला गया, बट वो वेल 3D में है यहाँ पर। तो जिस भी डायरेक्शन से कुछ आ रहा है तो वो सब कुछ वो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर चला जाएगा जो भी मैटर है। तो ऑल बिकॉज कि वो स्पेस और टाइम वहाँ दोनों इतना कर्व्ड हो जाते हैं कि जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है, बट वो कर्वेचर की वजह से वो स्पाइरल डाउन होके अंदर ही चले जाएगा। लाइट के लिए वो स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि आप सर्कल देखेंगे उसका एक छोटा सेगमेंट लेंगे तो वो एक स्ट्रेट है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, बट बाहर से आप देखेंगे तो वो कर्व होके विद इन ब्लैक होल का जो एक आउटर मोस्ट लेयर है जो हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन वो लास्ट सर्कल है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके अंदर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो हमारा नोन फिजिक्स से इट ऑल ब्रेक्स डाउन। तो जो हम अभी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बात कर रहे थे कि जो इमेज ऑफ ब्लैक होल्स किया गया है, तो वो सब बेसिकली वो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इवेंट होराइजन ब्लैक होल का, तो उसकी ही तस्वीरें हैं, बट उसके अंदर क्या हो रहा है, सिंस लाइट भी नहीं आ पा रही है तो हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वी एज ए साइंटिस्ट हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है, बट नो वन नोज व्हाट्स हैपनिंग। डेफिनेटली इंटरस्टेलर में जो हुआ है वैसा पता नहीं होगा नहीं होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा।
Will black hole eat up the universe as well? ओह दैट्स अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक्चुअली। एक थ्योरी है कि सिंगल ब्लैक होल में भी ना करे, बट एक कंसेप्ट है कि जब यूनिवर्स एज टाइम प्रोग्रेसेस ऐसा होगा कि ग्रेविटी विल ओवर पावर द एक्सपेंडिंग फोर्स। जो अभी हम बोल रहे हैं ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके पीछे जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। सो एवरीथिंग विल स्टार्ट कोलैप्सिंग इनटू ईच अदर, स्पेशली जैसे कि ब्लैक होल सब आ रहे हैं एंड देन दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज। तो ब्लैक होल को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। लाइक सिंगुलैरिटी इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टर्म की अनडिफाइंड टाइप का, जैसे 0/0 या 1/0 हम बोलते हैं मैथ्स में। तो सब कोलैप्स होगा एक सिंगल पॉइंट की तरफ। जैसे ब्लैक होल में हम आइसोलेटेड अभी देख रहे हैं, बट मे बी सब कुछ एक साथ आए, ग्रेविटी अगर ओवर पावर करेगा तो, एंड देन इट विल कोलैप्स इनटू अ न्यू टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, जिस थ्योरी को बोलते हैं बिग क्रंच। बट वी डोंट नो कि उस डायरेक्शन में जाएगा। But these are all theories कि there are different varieties in which the universe can end, and this is one of them. इस थ्योरी के साथ में क्या कुछ टाइम थ्योरेटिकली डिफाइंड है कि इतने टाइम में हो जाएगा ये? इतना लंबा टाइम स्पैन है, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स कि जब होगा तब तक मे बी एज अ ह्यूमन स्पीशीज हम या तो नहीं रहेंगे, या तो अगर रहे और इतना एडवांस हो जाए तो मे बी कुछ एक न्यू टेक्नोलॉजी से मे बी डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएं या सस्टेन कर पाएं। सो दोज आर ऑल कंसेप्ट्स एज ऑफ नाउ। मैं भी टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स पे आऊंगा, मेरे दिमाग में हैं कुछ क्वेश्चंस, बट इससे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आजकल हम लोग एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट हिस्टोरिकली एक छोटा सा डिफरेंस रहा है कि जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज या सन जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड देन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उनकी फिजिक्स को, कि जो हो रहा है ऑब्जर्वेशन हमने देखा है। जैसे हम वो फ्लेयर की बात करें, क्यों हो रहा है ना। और जब एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो वो अप्लाइड फिजिक्स का है, कि जहाँ पर फिजिक्स का एप्लीकेशन आउट ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट में, स्टार्स में, गैलेक्सीज में, ब्लैक होल्स में, इस टाइप का हम एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकते हैं। बट हालांकि अभी आज के टाइम में, एट प्रेजेंट टाइम, जो बाउंड्री है दोनों के बीच का वो एकदम थिन हो चुका है, क्योंकि आजकल हम जिस डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं, हमको सब कुछ समझना ज़रूरी है, तभी हम कुछ फिनोमिना को समझा सकते हैं। अब जैसा आपने इनका डिफरेंस बोला, मैं फिर से आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि लोग तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो समझ रहे हैं कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है कि लोग बोलते हैं कि अरे मेरा हाथ देख के दिखाओ कि मेरा दिन कैसा जाने वाला है। बट दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि तुम को कंफ्यूज ना होइए। अगर आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी क्या है शॉर्ट में, और फर्स्ट मूवमेंट तो उसका कैसा था, मतलब क्या था, अगर आप उसे समझाए तो। ओके, बिग बैंग थ्योरी का फर्स्ट एपिसोड में पेनी मूव करती है शेल्डन और लेनर्ड। ओके, जस्ट एफआईआर, वो वाला एपिसोड सेकंड टाइम शूट हुआ था, पहले कुछ और एपिसोड शूट हुआ था, पहले उसमें कुछ और थी और उसके बाद में चेंज की गई। वो एपिसोड भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। बिग बैंग की जब हम बात करते हैं तो पहले हम नहीं पता था कि ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट होता है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड की टाइम है, जब एडविन हबल ने करके एक साइंटिस्ट थे, उनने जब ये स्टार गैलेक्सीज की स्टडी कर रहे थे, तो जब उनका ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की टेक्निक्स होती है, जैसे डॉपलर होता है ना हमारा, वो एम्बुलेंस जा रही है न्याऊ, ऐसे टाइप का। शेल्डन है मेरे मेरे से बेहतर। तो डॉपलर वेलोसिटी से पता चल जाता है कि स्पीड से चीज़ें दूर जा रही हैं। तो जब एडविन हबल ने ऐसे स्टडी किया तो देखा कि सब डायरेक्शन में सब कुछ दूर जा रहे हैं। तभी से इस कंसेप्ट की मतलब ये कंसेप्ट आया कि हम एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में रह रहे हैं। तो सब कुछ अगर इस मोमेंट ऑफ टाइम में एक दूसरे से दूर जाता है, जैसे कि बलून की बात करते हैं, बलून को जब आप फुलाओगे तो हर पॉइंट जैसे जैसे आप उसमें एयर फिल करते जाओगे एक्सपैंड होता जाएगा। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएं तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि सब कुछ एकदम पास पास हो, और उसके बाद से कुछ हुआ जो हमें नहीं पता क्या हुआ,
मे बी ऐसा कुछ एक्सप्लोजन भी हो सकता है या कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से सब चीज़ें अचानक से एक्सपैंड होना शुरू हुई, और जो हम आज देख रहे हैं वो उसी कंसेप्ट का ही एक आउटकम है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग। अब वो जो बिग बैंग हुआ है वो किस वे में हुआ है, एक्सप्लोसिव वे था या स्लोली ऐसे एक्सपेंशन है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा जितना भी फिजिक्स है, जितना भी नॉलेज है एट द मोमेंट, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही हमें बता सकता है कि हाँ, हम इतना समझते हैं। उसके पहले क्या हुआ है, इवन टाइम डिडंट एग्जिस्ट जो हम मानते हैं उस हिसाब से, कि टाइम ही नहीं था। तो बिग बॉय में उस जो टी इक्वल टू जीरो वाला कंसेप्ट है वो नहीं पता क्या है। टाइम के ऊपर किस तरह की रिसर्च चल रही है अभी? अगर मैं पास्ट में जाना चाहूँ तो उसके लिए कोई रिसर्च है? थियोरेटिकली तो लोगों ने किया है, बट इम्प्लीमेंटेशन वाइज जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है, ना ही सोर्स है, जो कि करंट हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बट जैसे कि आपने रैप ड्राइव वगैरह का कंसेप्ट देखा है कि जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल कर सकते हैं, तब आप टाइम में आगे पीछे जाने की संभावना है। बट द मोमेंट एक ये पैराडॉक्स भी है, अगर हमने फ्यूचर में कभी टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है, तो पैराडॉक्स ये है कि हमें आज कोई फ्यूचर से आया हुआ पर्सन क्यों नहीं मिलता। तो एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है, तो मतलब या तो हमने आगे भी इन्वेंट नहीं किया या ये इम्पॉसिबल है। तो हमें अभी तक तो कुछ कंक्रीट नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज। रिसेंटली इस चीज़ पे और भी फोकस किया जा रहा है कि बिग बैंग एक सिंगल पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ना रहा हो। मे बी वो एक जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि सब कुछ एक साथ आ जाएगा और ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा एंड देन सिंगल पॉइंट पे एक डिफरेंट टाइप का सिंगुलैरिटी बनेगा। तो उसको कंसेप्ट को कह रहे थे कि बिग क्रंच। तो मे बी जो जब वो क्रंच होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है, फिर अगेन वो होल्ड ना कर पाए एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। तो हम एक साइक्लिक यूनिवर्स पे रह रहे हैं कि जहाँ पर सब चीज़ें पास आती हैं, एक श्रिंक होता है एक पॉइंट पे एंड देन अगेन इट्स एक्सपेंडिंग बिग बैंग बन के एंड देन अगेन वो सब कुछ पास आएगा। तो ये एक पॉपुलर थ्योरी है अभी रिसेंट में कि हमारा यूनिवर्स ऐसे बर्थ एंड डेथ के साइकिल में ट्रैप्ड है, और उससे पहले क्या हो रहा है मे बी हमको कभी पता ना चले, या पता चले आगे कभी देखा जाएगा। मे बी इन द फ्यूचर हम लोग को पता चल जाएगा क्या? शायद Hopefully. इस वाली साइकिल में तो थोड़ा मुश्किल है, मे बी उसकी अगली साइकिल में भी पता चले। अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, इसके अलावा और कहीं पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट? अभी रिसेंटली एक्चुअल में लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक एक आर्टिकल आया था कि मार्स पे ऑर्गेनिक ओरिजिन के मतलब लाइफ ओरिजिन के लिए कुछ वो मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, और वो एक प्रेस्टिजियस जर्नल नेचर करके उसमें पब्लिश हुआ है। तो डेफिनेटली इस मामले में बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी है, बट एक एविडेंस मिला है हमें मार्स पे ही, हमारे जो नियरेस्ट प्लैनेट है एक तरह से। तो नेबरहुड में ये कंडीशन है कि जो सफिशिएंट कंडीशंस चाहिए लाइफ के लिए, तो उसके कुछ सिग्नेचर्स मिले हैं। तो दे आर पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एज वेल। अभी फ्यूचर में एक मिशन जाने वाला है, टाइटन करके एक जगह मून है सैटर्न का। तो वहाँ पर भी जो हम टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन वगैरह से और एनालिसिस करते हैं अलग अलग मेथड से, फेवरेबल कंडीशन मानी जाती हैं। तो जो मिशन है वो जाके वहाँ पर अ, ऐसे सैंपल्स स्टडी करेगा और कोशिश करेगा जानने के लिए कि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस लाइफ के लिए है कि नहीं। तो ये हम अकेले हैं या और कोई है कि नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है, और पता नहीं कब ये रिजॉल्व होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं लाइफ की, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे कि हम लोग हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। तो या तो यूनिवर्स में कहीं ये आप मान लें कि लाइफ है ही नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं। दूसरा, या सभी टेक्नोलॉजी इसी स्पीड से ग्रो की है और हम जैसे कि अभी इंटर प्लानिटरी ट्रैवल भी नहीं कर पाए हैं। मून तक जाना ही बहुत ही मुश्किल रहता है हमारे लिए। Yeah. तो उस से आप सोचिए कि आप इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल के लिए कितना टाइम लगेगा उस टेक्नोलॉजी को आने में। तो या तो कोई भी जो लाइफ ओरिजिन है यूनिवर्स में कहीं पर भी जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि हमें कांटेक्ट कर सके या हमें कोई मैसेज भेज सके। या तीसरा है कि हम एट मैक्स मतलब मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में चल रहे हैं, हमसे ऊपर और कोई अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो उस केस में भी हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ही इतना एडवांस नहीं हो पाए हैं, तो प्रीवियस वाले तो फिर पहुंचने में और टाइम लगेगा। तो संभावनाएं बहुत सारी है, बट अभी तक हमें एलियन नहीं मिले हैं रियल लाइफ में। क्या पता
वो भी शेप शिफ्ट करके अगर घूम रहे हो तो वो बात अलग है। बट प्रिलिमिनरी अगर हम मार्स की बात करें तो पॉजिटिव सिग्नेचर्स हैं कि लाइफ वहाँ एग्जिस्ट कर सकती थी कभी, अभी नहीं कर रही है, वो बात अलग है। मार्स में पॉजिटिव सिग्नल्स है बिकॉज वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले और कुछ और कारण भी है। और कुछ कारण है क्योंकि वाटर का सिग्नेचर जो पोलर आइस कैप्स वाली जो बातें हैं वो तो हमको बहुत पहले से पता है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो परसिवरेंस रोवर करके वहाँ पर एक कार जैसा एक छोटा सा मॉड्यूल है, जैसे अपना ये चंद्रयान 3 में एक प्रज्ञान मॉड्यूल था ना जो नीचे जाके सैंपल कलेक्ट कर रहा था, तो वैसे ही वो सैंपल कलेक्ट किया सॉइल वगैरह के, अलग अलग उसका टारगेट था कि अलग अलग से रीजन्स का लेके कुछ एनालिसिस करें वहीं पर ही। ऐसा नहीं है ना कि हम सैंपल कलेक्ट करके आ सकें, तो उसने वहीं पर जो भी एनालिसिस किया तो उस पे जैसे जो लाइफ के लिए एसेंशियल सिग्नेचर्स हैं जैसे कि कार्बन मॉलिक्यूल्स का होना, अमोनिया का होना और जो भी इस टाइप के बेसिक है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट उस टाइप के जो सिग्नेचर्स का रिक्वायरमेंट था वो सेटिस्फाई करता है वो डेटा। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि मे बी कभी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लाइफ हो सकती है। इससे पहले आपने स्टार की बात की कि स्टार की एक लाइफ रहती है, ब्लैक होल माइट ब्रेक्स दैट और स्टार एक्सप्लोड हो जाते हैं। सो व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग आई गॉट टू नो अबाउट सुपरनोवा। आप बताएंगे एक सुपरनोवा में एक्चुअली होता क्या है? तो सुपरनोवा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अ, सारे स्टार सुपरनोवा नहीं होते हैं, जैसे हमारा सन है ये सुपरनोवा नहीं, ना ही ये ब्लैक होल बनाएगा। तो अगेन हम आते हैं हमारे इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ। तो उनने एक लिमिट डिसाइड की कि अगर, मतलब लिमिट ऐसे नहीं है कि उनको सपना आया और उन्हें डिसाइड किया, उन्हें थ्योरी से सॉल्व किया। तो एक पर्टिकुलर जो क्रिटिकल लिमिट होता है, जो मास होता है, उसके बियॉन्ड अगर स्टार का मास होता है या कोर का मास जब कोलैप्स की टाइम होता है तो इट कैन नॉट सस्टेन एवरीथिंग। तो जब वो ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो रहा होता है तो सर्टेन सिचुएशन ऐसी आती है कि जितने भी मटेरियल उसका इमेंस प्रेशर की वजह से एक सॉलिड कोर की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ हम जब डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से कार्बन बना और एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं और फिर एक लास्ट एलिमेंट जो बनता है आयरन। तो जब ये स्टार सब कोलैप्स होता है तो आयरन के बाद वो एलिमेंट्स और फ्यूज नहीं हो सकते हैं। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल थिंग ए फ्यूजन कैन प्रोड्यूस। तो जब ये आयरन कोर बन जाता है तो जो सब मटेरियल आता है अंदर की तरफ इम्पल्सिवली, और फिर वहाँ पर से जो प्रेशर बैलेंस का अलग ही खेल होता है, तो सब कुछ ऐसे बूम एंड देन व्हाट वी सी इज सुपरनोवा। सो दैट्स द वायलेंट फिनोमेना कि स्टार की डेथ ज़रूरी नहीं है कि फटने से ही हो, बट जो एक्सप्लोजन होता है जब ग्रेविटी और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रेशर है सो डिसबैलेंस होता है कि एवरीथिंग इम्पल्सिवली फॉल्स इनवर्ड्स, बट and then when it's forming a solid iron core and which is further contracted, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपके पास जो मटेरियल है, एलिमेंट्स, वो भी अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूटने लगते हैं, स्पेशली न्यूट्रॉन्स। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल एंटिटीज हैं। तो इवन जो प्रोटॉन्स है वो भी न्यूट्रॉन्स में ही कन्वर्ट होने लगते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो सब चीज़ कोलैप्स हो रहा होता है, लेकिन ये बूम कैसे हुआ? मतलब मैंने बोल तो दिया कि बूम हुआ, लेकिन हुआ कैसे? तो जब प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन में नॉट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इट अंडरगोज़ के प्रोसेस कि दोनों का मास तो सिमिलर है, बट आई थिंक इट इज़ पॉज़िट्रॉन या न्यूट्रिनो, वन ऑफ दोज़, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। तो वो रिलीज़ होता है। तो टेक्निकली तो न्यूट्रिनो, आई थिंक इट्स न्यूट्रिनो, एंड न्यूट्रिनो आर मासलेस, उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट जिस वे में ये जिस तीव्रता के साथ ये प्रोड्यूस होता है, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है आउटवर्ड की तरफ जाने का, वो ये सारा मैटर को एज़ एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर देता है, जो हम देखते हैं एज़ सुपरनोवा। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट फिनोमेना इन द यूनिवर्स। वो इतना पावरफुल एक्सप्लोजन होता है कि जो उसका ब्राइटनेस जनरेट होता है, वो पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर सकता है। तो हिस्टोरिकली देयर आर रिपोर्ट्स कि लोगों ने देखा है कि अचानक से रात में एक स्टार दिखा, जो दिन में भी नज़र आ रहा है। फिर धीरे से लोगों ने पता किया कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था उस टाइम पे, और अभी वहाँ पर उसके थोड़े से रेसिडुअल्स बचे हुए हैं, जो आज हम देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट तो अदर वे डू वी हैव जिससे स्टार एक्सप्लोड होता है? एक तो सुपरनोवा आपने बताया, और हाँ, दूसरा है कि जैसे सन का केस है, जहाँ पर सुपरनोवा नहीं होगा,
तो सन के केस में क्या है कि सब ये मास का खेल है कि जैसे हम बोल रहे थे ना कि अगर हाईली मैसिव स्टार है कि जो सन से भी 2 गुना 3 गुना इवन 10 गुना टाइप का होगा तो वो फटेंगे। बट सन के केस में क्या होगा कि धीरे धीरे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा एंड देन स्लोली इट स्टार्ट्स रिलीजिंग इट्स आउटर एटमॉस्फेयर, तो ऐसे एक्सपैंड होगा एंड देन सन विल स्टार्ट फॉर्मिंग रेड जाइंट। तो अनुमान ये है कि वो वीनस के ऑर्बिट एंड इवन क्लोजर टू अर्थ ऑर्बिट तक सन एक बड़ा सा रेड जाइंट हो जाएगा। तो रेड जाइंट होगा तो उस केस में अगेन वही प्रेशर का खेल होगा कि वो धीरे धीरे करके वो आउटर लेयर्स को ऐसे छोड़ता जाएगा एंड देन व्हाट वी स्टार्ट टू सी इज प्लैनेटरी नेबुला, जो प्लैनेटरी नेबुला का कंसेप्ट है। तो अगर आप सर्च करेंगे आई थिंक ईगल आई नेबुला, जो कि बहुत ही सुंदर सा एक प्लैनेटरी नेबुला है, तो उसके सेंटर में कहीं पर ऐसी एक स्टार रहेगा जिसने अपना आउटर जो शेल है उसको बस जाने दिया। अब वो और बाउंड नहीं कर सकता ग्रेविटी उसको, तो बस धीरे धीरे करके वो दूर जाता जाएगा एंड देन साइलेंट डेथ बोल सकते हो आप उसको। अभी तक हम कितना पास जा चुके हैं सन के? ओह! ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए भी, क्योंकि अभी जो मैंने जो आर्टिकल था मेरा जो रिकनेक्शन के ऊपर, वो बेस्ड है पार्कर सोलर प्रोब करके एक स्पेसक्राफ्ट है, जो कि सन के क्लोज़ेस्ट जाने के सक्षम अभी तक का वही पॉसिबल स्पेसक्राफ्ट रहा है। तो जैसे सन का एक रेडियस है मान लो 1 आवर, है ना? और हम रहते हैं अर्थ जो है वो 220 टाइम्स ऑफ दैट आवर इस डिस्टेंस पे है। और जो पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट है वो विदिन 10 आवर के भी नीचे उतना क्लोज जा चुका है। मतलब सोचो हमारा डिस्टेंस है 225 आवर और वो 10 आवर के भी नीचे का डिस्टेंस सन का टच किया है। तो इतना क्लोजेस्ट ह्यूमैनिटी ने कभी सोचा नहीं था, बट पार्कर जो कि यहीं पर यूएस बिल्ट मिशन था वो टच किया है सन को। लिटरली उसने स्टार को छू के वापस आया है। तो जो हम बोलते हैं ना तारे तोड़ लाऊं, उसने तारे को टच करके आया है एक। अभी जो भवेश ने क्वेश्चन पूछा कि सन इज मेड अप ऑफ व्हाट, आपने स्टार्टिंग में बताया था जब स्टार बनता है एंड सुपरनोवा बनता है तो जो मोस्ट स्टेबल बनता है एलिमेंट रहता है वो रहता है आयरन एट द एंड। सो सन के अंदर भी मोल्टन आयरन ही फ्लो हो रहा है या फिर कुछ वो अभी भी डिस्कवरी का पार्ट है? नहीं, आयरन आएगा लेट स्टेज में। अभी जो प्राइम फेस है, जैसे ओके। लाइफ साइकिल होता है ना स्टार का, जो जैसे बर्थ है, मिडिल एज है एंड देन डेथ है। तो जो डेथ वाला पार्ट रहेगा उस जो एज होने लगेगा जब स्टार का, तब ये सब हायर एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। तो जो अभी मिडिल एज है, जो सन अपने लाइफ साइकिल के एकदम बीच में है, तो इस टाइम पे मेनली हाइड्रोजन से हीलियम बनने वाला प्रोसेस ही चलता रहता है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, तो यही करने में ही उसको 5 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। और मतलब उसने कर लिया है 5 बिलियन ईयर्स, बट 5 बिलियन ईयर्स तक और ये सेम चीज ही करता रहेगा। ओ तो मतलब 5 बिलियन ईयर और तक और ह्यूमैनिटी को सन तो मिलते रहेगा, उसके हाँ बाद वो पढ़ सकते हाँ, अगर हम भाई सरवाइव कर गए ना तो अभी 5 बिलियन ईयर्स है। हैं। ओके। ओके, तो ये जो डायलॉग है कि चांद तोड़ लाऊं, जिसके बारे में अभी आपने बताया, एक बार उन लोगों को बताइए कि उसमें कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि बोलने में तो कुछ नहीं लगता, तो लगभग कितना खर्चा हो जाता है ये करने में? नहीं, देखिए वो डॉलर्स में तो आह, काफी महंगा मिशन है। मतलब एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं, बट फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं बोल सकता हूँ। और फिर अब आप उस पे कन्वर्जन रेट लगाया हो 80 का मल्टीप्लाई, तो फिर समझ सकते हो कितना कितना खर्चा। क्योंकि उसके चलते क्या हुआ है कि आपको जैसे सन के करीब जाना है, मतलब सन तो बहुत गर्म है ना, तो मटेरियल भी वैसे चाहिए। तो मटेरियल साइंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो ये आइडिया तो था बहुत पहले से, 1950-60 से लोग चाहते थे कि सन के पास जाना। बट मटेरियल वाइज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि लास्ट 10-15 ईयर्स में डेवलप हुई है। ओके, तो मतलब जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक सो, अगर कोई मिस्टर अंबानी की फैमिली से आ रहा है या फिर मिस्टर टाटा की फैमिली से आ रहा है, तो उन्हीं लोग पे ये सारे डायलॉग बोलने चाहिए। हम लोगों के लिए डज नॉट, हम तो क्या सोच ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग टेक है। हाँ, बट सच में वो वहाँ तक पहुँचना है। और एज अ रिसर्चर मेरा तो मन है कि कुछ और जाए और करीब स्कूप करे सन के पास। तो वो और चैलेंजिंग होगा टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा। और एक चीज़ तो हमने अभी तक आप लोग से डिस्कस ही नहीं की कि सन का जो एटमॉस्फेयर है, जो कोरोना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सन के सरफेस से
मतलब सन का सरफेस जैसे 6000 केल्विन टेम्परेचर है, बट सन का जो कोरोना है उसका तापमान मिलियंस ऑफ डिग्री केल्विन में रहता है। मतलब आप सोचिए कि जैसे आप आग जलाए हैं, आग के पास मतलब आग से जैसे जैसे दूर होते हैं तो ठंडा फील होने लगता है ना, कि आपका सोर्स हीट का दूर होते जा रहा है। बट सन के केस में उल्टा हो रहा है, सन का जो सरफेस है जो हम देख रहे हैं वो ठंडा है एज कम्पेयर टू उसका बाहर वाला एटमॉस्फेयर। तो ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है इवन हम लोग के लिए भी, कि क्यों जनरली हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ठंडा होते जाएगा, बट कुछ कुछ थ्योरीज है, मतलब प्रोग्रेस किया है कि जैसे मैग्नेटिक रिकनेक्शन की बात कर रहे थे हम, तो स्मॉल स्केल पे भी जैसे अगर मान लो उस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है तो उससे भी एनर्जी जनरेट होती है, तो क्या वो एनर्जी डिपॉजिट होती है? या जैसे कि हम लोग साउंड की बात करते हैं, जैसे अर्थ में हमारा साउंड वेव ट्रैवल करता है, वहाँ पर मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा है, तो उस टाइप के वेव्स जो डोमिनेट करते हैं, क्या वो कैपेबल है इस टाइप की एनर्जी डिपॉजिट करने में? तो ऐसे 2 कॉम्पीटिंग थ्योरी है, जिसका मतलब ओवरऑल किसी कंक्लूजन पे तो नहीं है, बट वो पॉसिबल कैंडिडेट्स है जिससे हमको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पता चला है कि हाँ, एनर्जी यहाँ से आ रही है। डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो गर्म रह रहा है। हमने बीच में जो मैंने टॉपिक को स्किप किया था टेलीस्कोप का, आपने बताया कि उसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है ना? तो स्पेस में कई सारे टेलीस्कोप्स अवेलेबल हैं, हमारे पास में अर्थ में भी हैं। कैसे डिफरेंट है दोनों? देखिए, आप जब ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, मतलब टेलीस्कोप का काम ये है कि आप जितना दूर से दूर देख सकें। अब इस पे ना 2 चीज़ें आ जाती है, एक है कि टेक्नोलॉजी और कॉस्ट की बात, और दूसरा है कि आपका वेवलेंथ किस वेवलेंथ में ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो जैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो सभी वेवलेंथ्स को नीचे तक आने नहीं देता है। जैसे कि आप देखिए एक्स-रे को, यूवी को और इंफ्रारेड और कुछ टाइप के रेडियो वेव्स भी हैं, जो एटमॉस्फेयर में ही अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, नीचे तक पहुँचते ही नहीं हैं। अब मान लीजिए कि कुछ जो एनर्जेटिक फिनोमेना है, वो हो रहा है और दे रहा है एक्स-रे वगैरह, या कुछ और इंफ्रारेड में ठंडी चीज़ें हैं, मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रम की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कूलर मटेरियल है वो इंफ्रारेड में रेडिएट करते हैं। तो वो सब अर्थ तक आ नहीं रहा है, तो उस वेवलेंथ के ऑब्जर्वेशन के लिए हमें स्पेस में जाना पड़ता है। बट जो ऑप्टिकल वाला है, जो हम विज़िबल लाइट है, जो हम लोग रोज़ देख सकते हैं, उस टाइप के टेलीस्कोप हमारे अर्थ से भी पॉसिबल हैं। एक तो हुई ये चीज़। दूसरा ये है कि ग्राउंड पे आप बहुत बड़े टेलीस्कोप्स भी बना सकते हैं। जैसे आपने 30 मीटर टेलीस्कोप का नाम अगर सुना हो तो आईआईए जो जहाँ पर मैंने पीएचडी की है, वो भी उसका एक पार्ट है। तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप 30 मीटर जिसका डायमीटर है, इमेजिन 30 मीटर, हमारा रूम 10 मीटर के करीब होता है, और 30 मीटर्स मतलब उतना बड़ा उसका सिर्फ़ एक मिरर है, एक मिरर। तो उतना बड़ा हम जा सकते हैं, बट 30 मीटर टेलीस्कोप को हम स्पेस पे लॉन्च नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी वाइज़ वहाँ पर लिमिटेशन आ जाता है कि हमें अपने साइंस टारगेट्स स्पेसिफ़ाई करने होंगे कि अगर हमें इस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में जाना है जो हम अर्थ से नहीं कर सकते, तो हमें स्पेस में जाना पड़ता है। बट जो अर्थ से पॉसिबल है उस केस में हम बहुत बड़ा टेलीस्कोप भी अर्थ पे बना सकते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी, जो मैं भूल गया हूँ, अभी आ रही है। हाँ, दूसरा है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अगर आप उसे एक स्टार की तरफ अपना टेलीस्कोप पॉइंट किए, तो जो एटमॉस्फेयर है बीच में इतना बड़ा, वो आपका लाइट की दिशा को चेंज कर सकता है, और इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पॉइंट आपको वो एक ब्लॉब जैसे दिख जाएगा। बट उसके लिए भी कुछ-कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ताकि रियल टाइम में वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को करेक्ट कर सके। बट स्पेस में ये चैलेंज नहीं रहता है। स्पेस में सिंस आप एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए हैं, तो डायरेक्ट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, चौबीसों घंटे ऑब्ज़र्व कर सकते हो चाहो तो, डिपेंडिंग ऑन ऑर्बिट। तो ये सब डिपेंडिंग ऑन साइंस रिक्वायरमेंट्स और क्या टारगेट है और कितना टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप स्पेस और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में फेवर करते हैं। ओके, तो स्पेस में नीडेड हैं इतने बड़े टेलीस्कोप्स? स्पेस में जैसे अभी तक का बिगेस्ट टेलीस्कोप है वो है हबल टेलीस्कोप, नॉट हबल, जेडब्ल्यूएसटी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि जिसका प्राइमरी मिरर 6 मीटर का है। जैसे कि हम 30 मीटर टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ 6 मीटर है, बट उस 6 मीटर वाले को भी स्पेस में भेजना खुद में ही एक चैलेंज है। और स्पेशली जो जेडब्ल्यूएसटी है वो अलग वेवलेंथ, जैसे कि इंफ्रारेड वगैरह जो लॉन्गर वेवलेंथ है, उस साइड ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो कि अर्थ से उतना अच्छे से नहीं होता है। तो वही जितना रिक्वायरमेंट है आपका, उस हिसाब से आप मिशन प्लान करते हैं, और जिस हिसाब से आपके पास टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से आप स्पेस में जा सकते हैं। मतलब आइडियल पॉइंट तो है कि आप स्पेस पे भेज दो और ऑब्जर्वेशन लो, बट स्पेस पे सब कुछ भेज नहीं सकते ना, और अगर कुछ हो गया तो जैसे हबल का केस तुम लोगों ने सुना होगा, या
कहीं डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि हबल जब लॉन्च किए, कांट गया उसके साथ में, मतलब वो उसको देख ही नहीं सक रहा था, इतना मेहनत करके टेलीस्कोप लॉन्च किए, फिर उसको रिपेयर करने के ठीक लिए करने के लिए गिर गए। हाँ, तो वो हबल के केस में तो पॉसिबल है, बट जो बहुत दूर में टेलीस्कोप है जैसे कि JWST है, वहाँ तो इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता है। तो बहुत ही केयरफुली प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है ये सब चीज़ें। ग्राउंड में तो ठीक है, आपका से यहाँ का कुछ वायर निकल गया, कोई वायर चेंज कर दिया, मतलब इतना भी आसान नहीं है, बट ठीक है कि आपके पास थोड़ा स्टेबिलिटी है उस चीज़ के लिए। तो ये हबल और जेम्स ने हमारे अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बदल दिया है अभी तक? जेम्स वेब तो अभी बस स्टार्ट ही कर रहा है। जेम्स को तो मतलब कितना कुछ 4-5 साल ही हुआ है ना? हबल से पहले हमारे पास जो भी व्यू था वो ग्राउंड बेस्ड था और थोड़ा बहुत में भी छोटा-मोटा मिशन रहा होगा। बट हबल के आने से क्या हुआ कि कई चीज़ें हमने जो देखी, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अ, स यूनिवर्स कितना एम्प्टी है, कितना खाली है। ये हम मानते थे ना कि जैसे कि एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है। बट एक ऐसा कैंपेन चलाया गया कि वो जो खाली पॉइंट है वहाँ पर हबल को देखने बोल दिया गया। घंटों तक ऑब्जर्वेशन हुआ और उसके बाद देखा गया कि वहाँ पर भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज़, क्लस्टर्स बहुत कुछ है, जो कि हमको नॉर्मली नहीं दिख रहा था नॉर्मल टेलीस्कोप से। तो हबल ने ये डिस्कवरी इनेबल की कि यूनिवर्स इतना भरा हुआ है, मतलब इतना खाली भी नहीं है बट इतना भरा हुआ है कि अगर आप किसी ब्लैक स्पॉट पे भी अगर आप टेलीस्कोप लगा दोगे, तो वहाँ पर चीज़ें हैं जो आप देख नहीं सकते, ऐसे नॉर्मल जो टेलीस्कोप से हैं। तो ये तो बस एक ही मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ, बट इसके अलावा भी हबल ने जैसे कई रीजन्स प्रूव किए हैं यूनिवर्स के, जो कि पहले कभी नहीं पता था हमें कि वहाँ पर स्टार बर्थ हो रहा है या कहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो रहा है। इवन हबल्स के साथ कई सुपरनोवा वगैरह की भी डिस्कवरी हुई है। उनको बेटर वे में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हबल के ऑन बोर्ड, उन सब से स्टडी कर पाया गया और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स के बारे में, उस पे काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। इसीलिए जब JWST आया, तो उसका था कि वो हबल का जो भी हमने साइंस लिया है, उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएँ। तो जैसे हम बिग बैंग की बात कर रहे थे, तो होता ये कि जितना ज़्यादा चीज़ें दूर जाती हैं, उतना वो जो वेवलेंथ है, जो वेव लाइट वो आ रहा है, उस पे डॉपलर शिफ्ट हो जाता है। वो हम बात कर रहे थे ना, शेल्डन का एम्बुलेंस जा रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो वो जो वेवलेंथ है ना, वो ज़्यादा लॉन्गर एंड लॉन्गर होते जाता है, जितना वो दूर होता है। तो हबल का एक लिमिट था, JWST उसको और पुश करने वाला है। और जो अभी रिसेंट के जो डेटा है, जो बहुत ही मतलब नया-नया डेटा है, उससे जो प्रिलिमिनरी आउटकम आया है, तो कई चीज़ें तो चैलेंज भी कर रहा है, जो बिग बैंग थ्योरी और जो हमारे एस्टिमेट्स हैं। पता नहीं कितना सही है, कितना ऑब्जर्वेशनल आर्टिफैक्ट्स है, बट चैलेंज तो कर रहा है जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है कि 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड यूनिवर्स है। मेबी उससे भी ज़्यादा पुराना हो, या जो हमारी थ्योरी है, कितने टाइम बाद गैलेक्सीज़ फॉर्म हो गए, स्टार फॉर्म हो गए हैं, उस थ्योरी के अपोज़िट ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। क्योंकि उतना रेड शिफ्ट जो साइंटिफिक टर्म है, उतना डॉपलर शिफ्ट्स तक जेम्स वेब देख सकता है। प्लस एक और एडवांटेज है अभी जेम्स वेब में कि सिंस उसका प्राइमरी मिरर बड़ा है, मतलब जैसे हबल का है कि 2 मीटर का टेलीस्कोप था, बट जेम्स वेब है 6 मीटर का टेलीस्कोप। तो इसको आप ऐसे मानो कि बड़ा बकेट और छोटा बकेट। बड़ा बकेट मतलब आप ज़्यादा पानी कलेक्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सकते हो, छोटे बकेट में उसके हिसाब से। तो जेम्स वेब सिंस इतना ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सकता है, जो काम हबल को करने में से हफ्तों महीनों लग जाते थे, जेम्स वेब उसको से कुछ दिनों में ही कर लेता है। वो जैसे ब्लैक स्पॉट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हबल को उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, बट JWST ने उसको कुछ घंटों में ही उतना बड़ा ऑब्जर्वेशन ले लिया था इक्विवेलेंट, क्योंकि उसका कलेक्टिंग एरिया ज़्यादा है ना, तो लाइट ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है। और जेम्स वेब को टारगेट कर रहे हैं एक्सोप्लैनेट के कैरेक्टराइजेशन के लिए भी, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि हम इनडायरेक्ट मेथड से पता कर लेते थे कि दूसरे स्टार्स के आसपास भी प्लैनेट्स हैं, बट JWST में एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सन को ब्लॉक करके हम कोरोनोग्राफ बनाए थे ना यहाँ पर पंच में, तो वैसे ही एक कोरोनोग्राफ है JWST में, बट वो स्टार के लिए है। मतलब वो स्टार को ब्लॉक कर लेगा और उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं, उसको वो डायरेक्ट इमेज भी कर सकता है, उसका स्पेक्ट्रा भी ले सकता है। तो बेटर जैसे हम स्पेक्ट्रा लेते हैं ना, जैसे हमारे स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या अगेन लाइफ फॉर्मिंग कंडीशंस है कि नहीं, तो उतना पावरफुल है JWST। ओके, एक्सोप्लैनेट क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अभी क्या है कि सन एक स्टार है और इसमें हमें पता है 8 प्लैनेट है और बहुत सारी बॉडीज़ और भी हैं। तो क्या हमारा प्लैनेटरी सिस्टम अकेला था?
तो इसी का जवाब जब रिसेंटली लास्ट 50 इयर्स और सो जब दूसरे स्टार्स की तरफ भी टेलीस्कोप पॉइंट आउट किए गए तो फिर पता चला कि वहाँ भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो कई अलग-अलग टेक्निक्स डेवलप की गई जिससे लोगों ने दिखाया कि प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं अलग-अलग स्टार्स के साथ भी। तो जो भी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हैं उसको हमने नाम दिया एक्सोप्लैनेट्स। जो दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करते, बट वो खुद का ही एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम है उनका, बट दूसरे स्टार्स का। JWST की हम बात कर रहे थे। हाँ। एक वेबसाइट है eyes.nasa। हम्म। मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। हाँ हाँ। अब JWS में ये जो गोल्डन मिरर लगा हुआ है हम्म। ये हेक्सागोनल शेप में लगा हुआ है, हाँ। वेरस हबल में वो सर्कुलर लगा हुआ है। तो अगर हम हबल देखें तो हबल में सर्कुलर लगा है। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, राइट? हबल सर्कुलर मिरर लगा रखा है, वो हेक्सागोनल मिरर लगा रखा है। तो दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो वो काम कैसे कर ले रहा है एज अ टेलीस्कोप? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया आपने। तो बेसिकली टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लाइट कलेक्टिंग एरिया चाहिए ना? तो हबल के केस में क्या है कि जैसा हमारा नॉर्म से जो मिरर आईना हम देखते हैं अपने घर में से फेस देखे ना, तो उस टाइप का मिरर को कर्व कर देते हैं। तो वो कर्व्ड मिरर लाइट कलेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए यूज़ करते हैं। तो हबल में क्या है कि ये जो 2 मीटर वाला एक सिंगल मोनोलिथ बोला जाए, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर है। बट JWST के इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये हुई कि एक तो ये 6 मीटर का है और रॉकेट में ऐसे कैसे ही 6 मीटर का मिरर भेजने में बड़ी तकलीफ है। मतलब 6 मीटर का आप मिरर भेजोगे तो रॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बड़ा उसका कवरिंग चाहिए होगा। प्लस जितना ज़्यादा बड़ा आपका ये होता है डायमीटर टेलीस्कोप का, उतना आपका थिकनेस भी बढ़ाना पड़ता है। रफली 1/6 टाइप का रेशियो रहता है। तो मतलब आप अगर मानो कि 6 मीटर का आपका इतना बड़ा ग्लास स्लैब है, जिसको आपने मिरर बनाया है, तो 6 मीटर के बराबर आपका 1 मीटर का ऐसा विड्थ भी होना। तो उसके लिए आपका से रॉकेट लॉन्च का खर्चा, उसको ऑपरेट करने का खर्चा, मतलब उसको मैनेज करने का खर्चा भी, खर्चा के साथ-साथ मतलब डिफ़िकल्टीज़ अलग हैं। तो एक दूसरा वे ये होता है कि जब आप सिंगल एक स्ट्रक्चर ना बना के उस स्ट्रक्चर को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दें। तो जो हम 30 मीटर टेलीस्कोप की भी बात करते हैं, उसमें भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है। तो उसमें भी क्या है कि ये सिंगल-सिंगल 1-1 मीटर के ऐसे शेप के हेक्सागोन्स होते हैं और उनको अरेंज 3D में ऐसा किया जाता है कि उसका जो इफ़ेक्टिव वे है वो एक सर्कुलर मिरर जैसे एक कॉन्केव मिरर की जैसे रिप्लिकेट करेगा। तो ये जो हेक्सागोन हमको ऐसे 2D में दिख रहा है कि ये हेक्सागोन है, बट वो ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर देता है जो कि रिप्लिकेट करेगा। हाँ, जैसे कि अभी तुमने उसको घुमाया था ना, तो बेसिकली वो काम वही कर रहा है, बस उसका अरेंजमेंट अलग है। और इससे ये भी हो गया था कि इसको फ़ोल्ड करते ईज़िली बन गया था। तो जो साइड के जो 2 पैनल्स थे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स, हाँ, ये वाले पैनल और इस वाले, तो ये दोनों फ़ोल्डेड ऊपर गया था और फिर ऊपर जाके वो सब अलाइन किए और फिर उसका फ़ोकस वगैरह मैच किए। ओके, देन इसमें फिर इसे ऐसे मैनेज किया गया होगा कि जो बाउंड्रीज है दे शुड अलाइन इन अ वे सो दैट एक सिंगल मिरर बन जाए। हाँ, हाँ। तो बेसिकली सबको ऐसे टिल्ट किया जाता है ना कि सब लाइट जाके फ़ोकस करें। इसके जो टॉप में एक सेकेंडरी मिरर लगा है जो अगर आप कर्सर को थोड़ा और नीचे लेके आएँगे, हाँ, तो ये जो सेकंड नीचे में है ना, तो लाइट पूरा फ़ोकस होके यहाँ आता है। और मैं जब एक बार पीएचडी के टाइम पे नासा विज़िट कर रहा था, तो उसके सेंटर में इसका एक मिरर रखा हुआ था, उसके साथ मैंने सेल्फ़ी लिया था। मैंने डाला कि द एक बहुत ही महँगी सेल्फ़ी लिया है मैंने मिरर के साथ। इसकी प्लेसिंग L1 में नहीं है, राइट? इसकी इसका प्लेसिंग L2 में। हाँ, L2 में है। तो L2 एक दूसरा पॉइंट है अर्थ के पीछे साइड में। तो L1 क्या है, सन और अर्थ के बीच में है और L2 है अर्थ के पीछे, जो एक अगेन स्टेबल पॉइंट है। वो वहाँ पर है कुछ नहीं, मतलब खाली जगह है, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी स्टेबल है। तो जो अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल है, उसको बैलेंस ऐसे करता है कि वहाँ पर कुछ भी चीज़ आप रखोगे, तो उसको आप बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल के वहाँ पर स्टेबल रख सकते हो। और सिंस एल नाइट साइड बेसिकली JWST का एम, मतलब टारगेट जो है नाइट स्काई है, तो वो अर्थ के पीछे रख दिए हैं ताकि इफेक्ट ना कर सके। नाइट स्काई क्यों? तो JWST देख रहा है अपना ये स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड बहुत डीपर यूनिवर्स को। तो जैसे सन साइड अगर आपने पॉइंट कर दिया, तो सन की जो लाइट है वो बहुत ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू द सिग्नल जो हमको इन सोर्सेज़ से मिलता है। जैसे दिन के केस में होता है ना, दिन में भी स्टार्स हैं लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो वैसा केस ना होकर के WST को सन से अवे पॉइंटेड है।
हमेशा वो दूसरे डायरेक्शन में दिखता है। ओके, मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि GWST -200 सेल्सियस के आसपास एक टेम्परेचर में काम करता है। हाँ। उसका क्या रीज़न है? हबल तो ठीक काम कर लेता है। हाँ। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी आपने कि देखो 2 चीज़ है इस पे। एक है कि पीछे साइड सन है, हमने सन की तरफ पीठ कर लिया है, तो उसमें एक स्पेशल वो देखा होगा जो अभी आप दिखा रहे थे ना कि पूरा एक पर्दा जैसा है कि पूरा सन का लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है और ताकि गर्म ना हो। अब जैसा स्टार्टिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि JWST थोड़ा इंफ्रारेड तरफ काम करता है वेवलेंथ पे। हाँ, ये पूरा सन उसका ब्लॉक करता है। तो ये पूरा कितने फुटबॉल फील्ड, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं पता बट बहुत फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है ये, है ना? तो अब होता क्या है कि जो इसके डिटेक्टर है, जैसे हमारे कैमरा में लगा है एक डिटेक्टर जो चिप रहता है ना हमारा कैमरा का सेंसर जो हम बोलते हैं। तो उसका एक इन्हेरेंट ना एक नॉइस लेवल रहता है। तो बेसिकली अंदर तो सब सेमीकंडक्टर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही इधर-उधर अपना काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल जाती है, तो वो एक बेस बना लेता है, तो आपकी फ़ोटो खराब कर देगा। सीधे शब्दों में कहें तो। आपकी फ़ोटो खराब होगी कि आप उसको एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं। मतलब अ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 फोटॉन आ रहे हैं उसके सिग्नल के, जो कि मेरे 10 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट हैं, जो सिग्नल कैप्चर कर रहे हैं हमारे मोबाइल कैमरा में। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी नॉइज़ की वजह से, गर्मी की वजह से ही 20-25 इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड हैं मेरे कैमरा में ही, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो सिग्नल का की वजह से है कि या मेरा नॉइज़ की वजह से है। तो जब हम कूल कर देते हैं ना उसके जो कैमरा को ही इतना ठंडा कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है कि वो एक नॉइज़ बढ़ा सकें। तो हमारे जो सिग्नल आ रहा है, ये इतना वीक है, तो उसको और ज़्यादा कंटैमिनेट ना करें, इसलिए हम उसको इतना ठंडे में ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो वेवलेंथ है ना जिस पे JWST काम कर रहा है, उसको ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। हबल मोस्टली विज़िबल लाइट पे कर रहा है बट JWST इंफ्रारेड पे है। तो अगर अभी आप ही मतलब भवेश अंकित का अगर इंफ्रारेड कैमरा से एक फ़ोटो लेगा तो दिख जाएगा कि अंकित कहाँ-कहाँ हॉट हो गया है, एकदम ऐसे ग्लो कर रहा है इंफ्रारेड में। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई, ये कोशिश करते हैं कि इसका नॉइज़ कम से कम रखा जाए। तो इंफ्रारेड की वजह से हबल बिग बैंग के टाइम की लाइट्स को कवर कर पा रहा है। नहीं, नहीं, इंफ्रारेड बेसिकली एक लॉन्गर वेवलेंथ है। तो जैसे जो हमारा विज़ुअल स्पेक्ट्रम है ना, उसके बाद आता है, रेड के भी आगे में। तो का फ़ायदा ये होता है कि जितना भी जो डस्ट वगैरह वाले रीजन है यूनिवर्स के, तो शॉर्ट वेवलेंथ क्या होगा कि वो स्कैटर हो जाएगा, जैसे एटमॉस्फियर में होता है। तो लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ और हिट कर सकता है। तो इसीलिए वो और ज़्यादा डीप के लिए इस वेवलेंथ को चुना गया। तो एक और चीज़ है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट का प्लैनेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो बेसिकली एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है एंड अभी तक ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स खुद ही एक फेल्ड प्लैनेट हैं। तो जब भी प्लैनेट बनता है ना, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ गोलाकार आ गया एंड देन हमको एक प्लैनेट मिल गया। जैसे स्टार के केस में वो पूरा प्लाज़्मा क्लाउड ऐसे कंप्रेस होते जाता है, तो वैसे क्या होता है कि आस-पास भी जो डस्ट रहता है, वो सब धीरे-धीरे एक-दूसरे से टकरा के ग्रेविटी में बाउंड होके छोटा-छोटा ऐसा गोला गोला क्योंकि स्टेबल फीचर है स्फीयर एक मैथमेटिकल टर्म्स में। तो वो ये प्लैनेट्स बनता है बट जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है उसकी बदकिस्मती थी कि उसके पीछे जुपिटर था। अब जुपिटर क्या है कि बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट है और उसकी वजह से क्या हुआ कि सन और जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक टग ऑफ वार की जैसे चलता रहा सालों तक। मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो कभी उसको इतना सफिशिएंट कंडीशन नहीं मिला कि वो सब जो टुकड़े हैं वो आपस में कोलैप्स होके एक प्लैनेट बनाए और वो ऐसे छोटे-छोटे रॉक्स के फॉर्म में स्पेस में बिखर गए। तो ऐसे तो वो काफ़ी स्टेबल है वो ऑर्बिट जो है बट अगेन स्पेस में बहुत कुछ होता रहता है एक साथ। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं कि वो अर्थ डायरेक्टेड हो जाए या मून को इम्पैक्ट कर जाए। तो मून पे जो क्रेटर्स आप देखते होंगे तो वैसे ही एस्टेरॉइड इम्पैक्ट करते हैं। बट मून की वजह से पता है अर्थ का एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी बन गया है। क्योंकि अर्थ और मून इतना क्लोज़ हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये एस्टेरॉइड्स अर्थ डायरेक्टेड हो या लेकिन वो मून की ग्रेविटी की वजह से सिर्फ़ मून तक ही आ पाएँ और अर्थ तक नहीं पहुँच पाएँ। बट अर्थ तक भी काफ़ी कुछ पहुँच गया है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में भी एक है फ़ेमस क्रेटर है। एक बहुत ही बड़ा-सा महाराष्ट्र में है आई थिंक।
तो वैसे कई जगह हैं जहाँ पर एस्टेरॉइड, और एक फेमस थ्योरी तो पता ही है कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ है एस्टेरॉइड की वजह से। तो सच में इतना बड़ा एस्टेरॉइड आया है कि नहीं पता नहीं, बट चांसेस हैं, क्योंकि जितना वायलेंट मे बी उनका ऑर्बिट रहा होगा उतने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, हो भी सकता है। स्पीशीज एक्सटिंक्शन के ऊपर ही मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अगर वो हमारे सोलर सिस्टम के काफ़ी पास हैं, तो उसमें भी पोटेंशियल है कि वो जितनी भी लाइफ है उसको ख़त्म कर सकते हैं अर्थ के। और ओशंस के बेड पे उसके ट्रेस मटेरियल मिले हैं जो प्रॉपर्टी रखते हैं, जो कि सिर्फ पॉसिबल है सुपरनोवा एक्सप्लोजन में। तो उस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते कि क्या पता लाइक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कोई सुपरनोवा हुआ होगा और जिसने अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म किया एंड देन डायनासोर मर गए। सो कुछ भी चीज एस्ट्रॉयड बेल्ट के आगे नहीं जा सकती। मतलब कोई सैटेलाइट एस्ट्रॉयड बेल्ट के आगे नहीं भेज सकते क्या? क्योंकि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट तो वो मीटियोर्स घूम रहे हैं, राइट? हाँ, उस चीज एस्टेरॉइड्स, को क्रॉस कैसे करेगा वो? हाँ, वो ऐसा नहीं है ना, एकदम भरा-भरा नहीं है जैसे हम इमेजिन करते हैं कि बहुत ही ओह! रॉक्स ऐसे टकरा रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत स्पेस है उन दोनों के बीच, मतलब जो पूरे हर रॉक्स के बीच में। तो बहुत सारे मिशंस जुपिटर के लिए लॉन्च किए गए हैं, सैटर्न के लिए हैं, एक जो प्लूटो के लिए न्यू होराइज़न्स पहला मिशन था, वो भी पूरा बेल्ट क्रॉस किया है। और फिर वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 जो कि सोलर सिस्टम के भी बाहर गए हैं, वो सब क्रॉस करके गए हैं। तो वही बात है ना कि वो एकदम ऐसा नहीं है कि इतना पास-पास है, वो बहुत दूर है इतना आराम से कि स्पेसशिप चला जाएगा। मैं एक इमेज देखता था, उसमें पूरा इतना फ़िल्ड रहता था, एंड आई वाज़ ऑलवेज़ क्यूरियस कि जा कैसे रहे हैं यहाँ से इसके आगे? मतलब लेके क्या जा रहे हैं, इसके ऊपर से क्रॉस कर दे रहे हैं क्या? नहीं, वो है, जगह है, बहुत स्पेस है स्पेस में। इसरो के ना एक फॉर्मर डायरेक्टर थे जो कि कई बार आईए भी आते थे, कस्तूरी रंगन जी, तो वो बोलते थे देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। तो तुमने जैसे बोला कि एस्टेरॉइड्स के बीच में को वही याद आ गया कि इतना स्पेस है हमारे पास कि आराम से जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, मिशंस हैं, समझा सकते हैं। इसरो के साथ में कोई कोलैबोरेशन हो रहा है अभी रिसेंट में? मैंने शायद बताया नहीं, मैं जो पीएचडी काम कर रहा था वो मेरा आदित्य मिशन पे था जो कि इसरो का मिशन है। क्या मिशन क्या था आदित्य मिशन? आदित्य था कि उसमें मल्टीपल पेलोड्स थे, तो जैसे कि एक पेलोड जो कि सन के कोरोना को क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक विजिबल लाइट में देखने का था, उसका काम कोरोनोग्राफ था। बट कोरोनोग्राफ बहुत ही चैलेंजिंग रहते हैं बनाने के लिए। इवन यहाँ पर जब मैं आया और लोग बोल रहे थे कि इट्स वेरी चैलेंजिंग, और जिस रेडियस तक आप लोगों ने देखने का मतलब इमेज लेने का प्लान किया है उसमें बहुत रिस्क है। और थोड़ा वो प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काम नहीं किया, बट बाकी इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट में सन के जो इमेजेस डेटा लेने का काम था, जो पहले सिर्फ गिने चुने ऐसे ऐसे 1 घंटे बलून एक्सपेरिमेंट हो गया, या एक साउंडिंग रॉकेट जैसे ऊपर गया, पेलोड ने ऑब्जर्व किया एंड देन फिर नीचे आ गया, उस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो वो पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है आयुका करके, तो उनका मेन पेलोड था। उसके अलावा एक्स-रे डिटेक्टर्स हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एक्स-रे डिटेक्टर्स हैं वर्ल्ड की, जो अच्छे काम कर रहे हैं। और हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि कम्युनिटी में एटलीस्ट और लोग इन्वॉल्व हों आदित्य डेटा यूज़ करने के लिए। आपने भी सन के मैग्नेटिक रिकनेक्शन के ऊपर रिसर्च किया है, राइट? मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है? होता क्या है कि सन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, सन इज़ मैग्नेटिकली एक्टिव, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ खुद में ही है। और हमारे फील्ड में एक कहावत है कि एनीथिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग इफ यू इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन इट। तो प्लाज्मा में जब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया तो चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, जो मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था। मुझे पता नहीं था कि ये आगे काम आने वाला है, जो मैंने पढ़ लिया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। तो उसमें एक इक्वेशन ये कहता है कि जब आपके पास अपोजिट साइड के मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो उनके बीच में जब ग्रेडियंट होगा ना, मतलब मानो आप यहाँ से नॉर्थ 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 करते जा रहे हो, फिर इस साइड से साउथ 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 करते आ रहे हो, तो दोनों के बीच में एक स्पॉट आएगा ना जहाँ पर तो नॉर्थ और साउथ दोनों कैंसिल आउट करेंगे, है ना? तो वैसा केस होता है सन के एटमॉस्फेयर में। इवन एस्ट्रोफिजिकल स्केल्स में भी होता है, हर जगह बहुत जगह होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट सन के केस में अभी हम बात कर रहे हैं।
तो जब वो दोनों नॉर्थ एंड साउथ फील्ड, अब फील्ड ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, वो तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो जो एक लेयर रहेगा जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव या नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा करंट डेवलप होता है। जो हम नॉर्मल करंट की बात करें ना, झटका लग गया, तो सेम करंट का कंसेप्ट है वहाँ पर, सेम इंजीनियरिंग वाला कंसेप्ट ही लागू होता है यहाँ पर भी। जो हमने 10 साल हो गए यार इंजीनियरिंग किए, मैंने अभी रियलाइज किया तुम लोग से बात करते हुए। तो तो वो जो डेवलप होता है तो कुछ इंस्टेबिलिटीज आती है जिसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज है, बट हमें अभी तक आंसर नहीं पता है कि कब इसमें वो करंट्स कोलैप्स हो जाएगा। तो करंट्स जब कोलैप्स होगा, जो बीच में, जैसे मान लो ये मैं 2 शीट दिखा रहा हूँ, आई गेस आई शुड, या ये जो 2 शीट, इन दोनों के बीच में जो कोलैप्स होगा, तो अब होगा क्या कि इस डायरेक्शन से तो फील्ड नॉर्थ जा रहा था, इस डायरेक्शन से साउथ जा रहा था। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है यहाँ बीच में। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जो सर्किट है मेरा यही के यही लूप में कंप्लीट हो गया, नीचे वाला सर्किट है ना, ऊपर तक जाने की जरूरत ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एनालॉजी देखिए, जो शॉर्ट सर्किट यही हो गया है, तो पूरा का पूरा आपका जो फील्ड लाइन से यही पूरा सर्किट कंप्लीट कर दे रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन, मतलब वो एक काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गया है जो मैग्नेटिकली चार्ज प्लाज्मा है, मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा है सन के केस में, या डिफरेंट एस्ट्रोफिजिकल केसेस में, या ब्लैक होल्स के केस में। तो जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन हुआ है। और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये एनर्जी हीट भी करती है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट भी कर सकती है, इवन लार्ज बबल्स, मतलब जो भी जितना भी मास यहाँ ऊपर डायरेक्शन में है, से अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नीचे वाला में सर्किट है, बट ऊपर भी तो सर्किट था ना एक, तो ऊपर वाला पार्ट को भी बहुत इंटेंटली ये रिलीज कर सकता है, जिसको हम सोलर फ्लेयर्स भी बोलते हैं, और उसके साथ में मास भी प्रोपोगेट होता है। सन के फ्लेयर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फ्लेयर्स एक्चुअल में क्या करता है कि विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक फ्यू मिनट्स, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स जनरेट करता है। इवन एक्सरे, यूवी, ये सब वेवलेंथ्स में एनर्जी रिलीज करता है। तो वो क्या होता है कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराता है जो ये हाई एनर्जी से एक्सरे से, तो आपको पता होगा कि जो हम कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, तो मैं अभी एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन वगैरह कैसे होता है कि ऐसे सिग्नल बाउंस ऑफ होता है, ऊपर एक आयनोस्फीयर की लेयर है। तो जब ये एक्सरे वगैरह जब भी हिट करते हैं, तो वो आयनोस्फीयर की डेंसिटी को चेंज कर देता है। तो मान लो तुमने यहाँ यहाँ एंटीना लगाया था, यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पे आएगा, यहाँ पर रिसीवर पे, बट ऊपर का लेयर का लेवल ही चेंज हो गया, तो यहाँ से सिग्नल गया और वो मे भी यहीं पर ही गिर गया। तो ये एक एग्जाम्पल इफेक्ट करने का। बहुत सारे और एग्जाम्पल है, जैसे ओजोन लेयर को भी अफेक्ट कर सकते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स, या इवन हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। वो जो भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स इतना तेज होता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की टाइप का एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक सैटेलाइट आपने लॉन्च किया और उसी टाइम एक फ्लेयर हुआ। ये रियल में हुआ है स्पेस एक्स के साथ। 2 साल पहले 40 सैटेलाइट एटमॉस्फेरिक ड्रैग जो बोलते हैं, हवा में ही जल गए, मतलब वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सन पे उसी टाइम एक बहुत बड़ा फ्लेयर हुआ जिसका इन लोगों को अंदाजा नहीं था। लॉन्च किया रॉकेट, सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, मतलब रिलीज कर दिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लॉन्चिंग के टाइम, और 40 सैटेलाइट उसमें से निष्क्रिय हो गए, मतलब क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए, वो जो एटमॉस्फेयर में फेरबदल हुआ। तो मतलब सोचो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो ये तो बस एक छोटा पहलू है जो हम लोग देख रहे हैं। सो सन के फ्लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बहुत पास भी आ जाते हैं, मतलब नहीं, फ्लेयर कि तो वहीं रहता है, लेकिन फ्लेयर के द्वारा जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज। एनर्जी रिलीज हुआ, जो उसकी वजह से पार्टिकल्स एक्सेलरेट हुआ है, क्योंकि देखिए फ्लेयर तो वहीं हो गया, जैसे सन है यहाँ पर और अर्थ इधर कहीं पे दूर में है। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो गए वो हमें आके हिट करेंगे। यहाँ पर जो भी एक्सरे जनरेट हुआ, जैसे हमको सन से लाइट मिलती है ना, तो लाइट तो हम विजिबल वाला जो हम लोग देख रहे हैं, बट एक्सरे वगैरह जो भी आएगा वो भी अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को या तो वो डैमेज कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है कि सिर्फ फ्लेयर अकेले नहीं, फ्लेयर के साथ साथ कभी कभी बहुत बल्क ऑफ प्लाज्मा, एक काइंड ऑफ बबल भी इजेक्ट होता है। तो जो भी यहाँ पर मास ऊपर में रहता है ना, वो सब भी एक्सेलरेट हो जाता है। तो वो जब अर्थ पे आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और साथ ही साथ हमें ये सुंदर सुंदर ऑरोरा भी देखने मिलता है। वो भी उसी का ही एक दूसरा साइड है कि जो ऑरोरा हमको दिखते हैं, जो पार्टिकल्स जब आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं और फिर सुंदर लाइटें होती हैं। कभी आप बट वो सिर्फ पोल्स में दिखते हैं।
पोल्स पे दिखेगा, और पोल्स पे दिख रहा है तो अच्छा है, हम सेफ है, क्योंकि और एक्चुअल में कंसेप्ट यहाँ से आता है कि जैसे अर्थ है अपना डाइपोल जैसे एक मैग्नेटिक शील्ड है जो हमको प्रोटेक्ट करता है। पोलर रीजन्स पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टाइप का होता है, मतलब जैसे अपन बार में कहते हैं ना कि एक साइड से आता है दूसरे साइड में, तो जब सन से जो भी ये सब पार्टिकल्स आया है तो मैग्नेटिक फील्ड को ही ट्रैक करते हैं। तो पोलर रीजन्स पे वो चार्ज पार्टिकल्स, अगेन वो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर वो इतने हाईली चार्ज पार्टिकल्स है तो फिर प्लेन्स वगैरह का क्या होता है, और जो लोग रहते हैं वहाँ उनका क्या होता है। तो प्लेन्स के लिए एक्चुअल में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा आउटपुट रहता है। हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं कि स्पेस वेदर फोरकास्टिंग जो हम बोलते हैं कि पोलर रूट जनरली, जैसे आप मान लो इंडिया से यूएस आना है तो पोलर रूट शॉर्ट रहता है, लेकिन जब आपका इस टाइप का एक्टिविटी होता है तो उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है अपना पाथ को, ताकि वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं एक तो ह्यूमंस बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एंड देन अगेन हमारा डीएनए भी चेंज कर सकता है, कैंसर जैसे कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है, एंड मेनी अदर चीज़ जो हमको पता भी ना हो ऐसा टाइप का। और दूसरा है कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट, आजकल तो हमारे सब कुछ डिजिटल चल रहा है ना, और डिजिटल में क्या होता है 0-1 बिट्स ही रहता है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स अगर वो आपके से सेमीकंडक्टर के साथ किसी लेवल पे इंटरेक्ट कर लिया, आपका बिट फ्लिप कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, तो आपका ऑपरेशन भी इफेक्ट हो सकता है। मतलब एक एक बहुत ही मुझे केस याद आ रहा है कि जब सन से या कॉस्मिक रे से ऐसी एक एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गया और उसने एरोप्लेन के कोई सा भी एक बिट को चेंज कर दिया, और वो प्लेन अचानक से उसने एलिवेशन लूज कर दिया बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन जस्ट 1 बिट, क्योंकि उसका कमांड ही चेंज हो गया, तो वो अचानक से उसने एलिवेशन लूज कर दिया बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, हम हालांकि रियलाइज नहीं करते, बट दे आर इम्पोर्टेंट। आप एक नासा के मिशन में आप काम कर रहे थे, पंच मिशन, जो स्टार्ट में भी आपने बोला। हाँ, पंच मिशन के बारे में क्या किया आपने? पंच मिशन था क्या? इंटरेस्टिंग नेम है पंच। पंच नाम भी इंटरेस्टिंग है। हम एक्चुअल में यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप उसमें 5 सैटेलाइट लॉन्च करते तो हिंदी संस्कृत में वो पंच भी हो जाता है, 5 वाला। तो पंच एक एक्रोनिम है, उसका फुल नेम है पोलरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। तो मैं एक-एक टर्म पे अब बताता हूँ थोड़ा विस्तार में। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ना कि सन से बहुत सारा मास एक साथ हमारी तरफ आ सकता है कुछ केसेस में, या किसी भी डायरेक्शन में, सोलर सिस्टम में कहीं भी जाता है वो तो। लेकिन स्पेस वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अर्थ का हमारा वेदर होता है, तो वैसे ही अर्थ के आसपास जो हमारा स्पेस है, उसका जो कंडीशन होता है उसको हम स्पेस वेदर बोलते हैं। तो ये जब हेवी मास इंटरैक्ट करता है जैसे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से या हमारे एटमॉस्फेयर से, तो उसको हम चाहते हैं कि प्रेडिक्ट करें। जैसे कि हम लोग रेन फोरकास्ट वगैरह देते हैं ना, तो वैसे ही कोशिश करते हैं कि हम ये सब भी प्रेडिक्ट कर पाएँ कि जब सन से वो रिलीज़ हुआ है, वो जायंट बबल कितनी स्पीड से आ रहा है, अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो कब इम्पैक्ट करेगा, कितना डेंजरस है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये लास्ट लगभग 50-60 साल की ही बात है जब हमको ये नए-नए फिनोमेना डिस्कवर किए कि सन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन इम्प्रूव हुआ, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए। तो कुछ-कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन रहते हैं कि हम इस टाइप के जो इरप्शंस होते हैं, जो उनको हम ट्रैक करें, वो प्रेडिक्ट करें कि अर्थ पे कब पहुँच रहे हैं और कितना उसका इम्पैक्ट होगा। तो पंच इस दिशा में एक नया इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बोलना चाहिए, एक नया मिशन है जो कि मार्च में ही लॉन्च हुआ है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सैटेलाइट्स। तो एम ये था, जो कम्युनिटी थी, कि पूरा का पूरा जो सन के नियर एंड सन के बाहर लगभग 200 टाइम्स जो सन का रेडियस है, आप मानिए ये फील्ड ऑफ व्यू है लगभग 90 डिग्री का। 90 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू इज लाइक कि अगर आप होराइजन से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा जेनिथ आपका कवर होगा। तो 90 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू, इतना बड़ा एक टेलीस्कोप बनाना है हमें ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करने के लिए। तो अब जो हमारे लीडर हैं, जो जिनका ये आइडिया था, उन्हें जब कैलकुलेशन वगैरह किया तो उनको लगा यार इतना बड़ा हम टेलीस्कोप बनाएंगे, उसके बीच में एक प्लेनेट आ गया है, उस प्लेनेट का नाम है अर्थ, तो या तो हम अर्थ को हटा दें
तो वो पॉसिबल नहीं था, तो उनने सोचा कि क्यों ना हम ये जो टेलीस्कोप है इसको टुकड़ों में कर लें, अलग-अलग जगह पे रहेगा अर्थ के ऊपर। तो और ऑब्जर्वेशन लेगा एक-एक पार्ट स्काई का, मतलब ओवरऑल वो कवर करेगा वो 90 डिग्रीज़, मतलब अगर आप सन को देख रहे हो तो उसके अराउंड 90 डिग्रीज़ का अगर आप फील्ड ऑफ व्यू बोलोगे, तो 90 डिग्रीज़ अब आप कैसे मानोगे? तो जब आप अपनी उँगली को इतना डिस्टेंस पे रखते हो, एक हाथ के डिस्टेंस पे, तो दैट्स द डायमीटर ऑफ सन। तो मतलब आप सोचो कि उसको 90 टाइम्स जब ऐसे स्टैक कर दिया स्काई में, तो इतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है। तो आप पूरा मतलब नाइट स्काई इमेजिन करो कि नाइट स्काई इतना बड़ा देख रहे हो, तो वो आपको इमेज करना है विदाउट सन, मतलब सन को आप ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि सन इतना ज़्यादा ब्राइट है कि उसका जो एटमॉस्फेयर है जिसको हम देखना चाहते हैं, कि जो इरप्शंस है ना इतने फेंट हैं, मतलब अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ तो मिलियन टाइम्स फेंटर देन जो हम देख रहे हैं। तो अगर बाहर अभी भी हम सन को देख रहे हैं, तो उसके 10 पावर माइनस 6 मतलब 1 के बाद 6 ज़ीरो लगा दो, उतने कम ब्राइटनेस है उन इरप्शंस का, उस एटमॉस्फेयर का, उसको हमको इमेज करना है। तो ये पंच मिशन में क्या क्या किया है बेसिकली, वो टेलीस्कोप को 4 सैटेलाइट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो 4 छोटे-छोटे सूटकेस साइज़ सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट कर रहे हैं, और उनमें से 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो सन से बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंगल में फ़ोटो ले रहे हैं। बेसिकली जैसे हमारा कैमरा रहता है ना, मोबाइल कैमरा, तो वो छोटे-छोटे सेंसर ही हैं, वो ऐसे ही टिल्टेड है, सन से बहुत दूर देख रहे हैं, और अलग-अलग डायरेक्शन में, मतलब 120 डिग्री सेपरेटेड है, और रोटेट कर रहे हैं ताकि वो कंप्लीट 360 व्यू दे सके। और जो एक चौथा सैटेलाइट है, उसमें एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स करते हैं, या अगर आपको कभी चांस मिले तो प्लीज़ देखना, मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि जैसे ऑरोरा सुंदर होता है, सोलर एक्लिप्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। एकदम मेस्मराइज़िंग सा फ़ील आता है। तो जब एक्लिप्स होता है, तो मून ढक देता है सन के डिस्क को, और हमें उसके आसपास का एटमॉस्फेयर दिखता है। तो आर्टिफिशियली उसी को रेप्लिकेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ब्लॉक करता है सन के डिस्क को, और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर रिवील करता है। तो ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं, इनके फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली ओवरलैपिंग है, ताकि हम कंटिन्यूअस सन का आउटर एटमॉस्फेयर, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, और उसके आगे भी जाएँगे तो हीलियोस्फीयर, जिसमें हम रहते हैं, तो उस सबको एक साथ इमेज कर सकें। अब पंच की खासियत ये है कि ये सिर्फ फ़ोटो लेने के साथ-साथ, जो हम पोलराइज़ेशन की बात कर रहे थे ना, कि जैसे लाइट है, उसका इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता रहता है, तो उसको भी कैप्चर कर सकता है ये। तो ये विज़िबल लाइट में करेगा, जो हम डे टू डे लाइफ़ में देखते हैं। और पोलराइज़ेशन कैप्चर करने से एक चीज़ और ये होती है कि आपने मेबी कभी ध्यान दिया होगा कि हमें डेप्थ का परसेप्शन होता है एज़ ह्यूमन बीइंग, हमारा ब्रेन दोनों आँखों की इमेज को कंबाइन कर देता है। लेकिन जब हम फ़ोटो देखते हैं, तो उसमें डेप्थ का इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहता है। तो इवन इवन अगर हम मूवीज़ की बात करें, तो 2D मूवीज़ होती है और 3D मूवीज़ होती है ना? 3D के लिए हमको स्पेशल चश्मे पहनने पड़ते हैं, और चश्मे में क्या है पता है? चश्मे में पोलराइज़र हैं। अगेन सेम चीज़ जो हम इतनी देर से ब्लैक होल से बात कर रहे थे, सन पे आए, और अभी हम सिनेमा की बात पे वापस आ गए। तो जो 3D चश्मे होते हैं, उसमें पोलराइज़र होते हैं, और दोनों आँखों में ना अलग-अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। तो जो दोनों लाइट कंबाइन होती है, हमारा ब्रेन उसको फिर वो डेप्थ परसेप्शन देता है, जब हम सिनेमा में देते हैं। तो पंच के केस में भी ऐसा है कि अलग-अलग एंगल्स पे हमारा पोलराइज़ेशन सिग्नल कैप्चर कर रहे हैं, और जो सन का एटमॉस्फेयर है, और जो ये लार्ज एक्सप्लोजन से जो हमारी तरफ आएँगे तो खतरा है, तो उनका एक्यूरेट एक्यूरेट लोकेशन होगा, स्पीड होगा, ये सब हम 3D इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2D में देखेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 3D ऑब्जेक्ट को जब आप 2D में ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एरर आ सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि से हमने बोला कि वो इरप्शन आ जा रहा है अर्थ पे, पता चला वो 1 दिन पहले ही आ गया। हम रेडी नहीं थे, हमने प्लेन भेज दिया से पोलर रीजन पे, दिल्ली से यहाँ पर वॉशिंगटन, तो वो उसकी चपेट में आ जाएगा। तो इस टाइप की फ़ोरकास्टिंग के लिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो पंच का एक बहुत ही की रोल इस डायरेक्शन में रहेगा कि हम ना सिर्फ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें अपने सन के एटमॉस्फेयर को, बट ऑल्सो फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी डे टू डे जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो सब सेफ रहे। ओके। आपने जो सन की कोरोना की बात की, कोरोना क्या होता है? कोरोना आपने इससे पहले कहाँ सुना है ये बताइए पहले? बहुत पॉपुलर हुआ था। कोरोना तो 2020 में सुना था, अच्छा एग्जैक्टली। नहीं था वो। तो कोरोना बेसिकली एक कोई यूरोपियन एंशिएंट लैंग्वेज में कोरोना मतलब क्राउन होता था।
तो जो सन सोलर एक्लिप्स जब होता था तो ऐसे फेदरी स्ट्रक्चर पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखते थे लोगों को, तो उन लोगों ने नाम दे दिया कि वो क्राउन स्ट्रक्चर है, ऐसे उसको कोरोना बोला। और सेम केस ओह। वो के केस में भी था, ऐसे सेंटर में एक गोला है एंड देन आसपास ऐसे टेंटिकल्स जैसे निकले हुए हैं। तो दोनों का वो जो मॉर्फोलॉजी वाइज सिमिलैरिटी है, इसलिए दोनों को कोरोना बोलते हैं हम लोग। और जनरली कितने टाइम फ्रेम के लिए मिशंस प्लान किए जाते हैं? कुछ एक टाइम फ्रेम रखते होंगे, 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स मैक्स। हाँ, हाँ। 50 इयर्स तो कुछ ज़्यादा ही आपने ऑप्टिमिस्टिक बताया। तो जनरली वो डिपेंड करता है कि मिशन किस साइज़ का है। जैसे कि जो पंच मिशन है उसका जो प्राइम साइंस पार्ट है, मतलब क्या होता है कि इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं कि जब आपका प्राइमरी साइंस मिशन फेज है जो कि पंच के लिए 2 साल का है, तो जब आपको पता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली एफिशिएंट है और अच्छे से काम करेंगे, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड फेज में जाता है मिशन। वो डिपेंड कर सकता है कि जब तक आपका पंच का फ्यूल हो या इंस्ट्रूमेंट्स की कंडीशंस कैसी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए सोहो मिशन की बात कर रहे हैं हम, जो कि L1 पे है, जो 1996 में लॉन्च हुआ था, 95-96 ऐसे। तो उसको इनिशियली 5 साल के लिए ही प्लान किया गया था कि उसका जो प्राइमरी फेज़ है 5 साल का था, लेकिन वो आज तक चल रहा है। तो सोचिए आपको प्लान था 5 साल का बट वो पूरा 30 साल कंप्लीट कर रहा है। तो बनाते इस तरह से हैं कि अगर उसका प्राइम फेज़ के बाद भी उसपे फ्यूल है और उसका इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने बीच में एक पॉइंट बोला कि नासा में एक फ़ोटो लिया आपने। नासा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? ओके, तो नासा मैं पहली बार गया था 2019 में, कोविड से जस्ट पहले, पता है? मतलब मैं लकीली आ गया था इंडिया, बट वहाँ पर मेरा विज़िट था 3 महीने का। और नासा जाना पहली बार में थोड़ा वो एक धक-धक वाली फीलिंग थी कि बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और फिर एक अलग ही नया एक्सपीरियंस रहा कि देख इंटरैक्ट करने का, जब आप इतने साइंटिस्ट से इंटरैक्ट करते हो, तो एक लर्निंग कर्व था। और उसी टाइम ही ना एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे वहाँ पर सेंटर में। तो एक बलून एक्सपेरिमेंट था, एक टेलीस्कोप को बलून पे रख के ऐसे एटमॉस्फेयर में करते हैं। तो ये बलून छोटे बलून नहीं होते ना जो हम बर्थडे पार्टीज़ पे करते हैं, बहुत ही जायंट बलून्स रहते हैं, उसका एक स्टेबल पूरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है। तो उसपे टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले थे, तो उनकी टीम्स के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो काफ़ी, और वो कोरिया से थे लोग और आज तक भी मतलब मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है। तो काफ़ी लोगों से जो उस टाइम में मिला था, और जब मैं अभी यूएस आया हूँ, तो फिर मैं उनको स्टोरीज़ बताता था कि मैं उस टाइम विज़िट किया और मेबी मैं थोड़ा ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट था, मैं आप लोगों से बात नहीं किया। तो वो हेजिटेशन की वजह से था, क्योंकि हम एज़ इंडियन थोड़ा हो जाता है कि नासा जा रहे हैं तो पहली बार। बट ओवरऑल आई वुड से कि बहुत मज़ा आया। तो उसी विज़िट में, फर्स्ट विज़िट में ये हुआ था कि जेडब्ल्यूएसटी को जस्ट शिप किया गया था, तो उसका जो स्पेयर मिरर था, वो वन ऑफ द हेक्सागॉन्स वो वहाँ पर था। और एक सीनियर मिले थे जो अभी इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो वो उस टाइम वहाँ पर नासा में थे। तो हमसे 5-6 साल बड़े होंगे, तो वो हमको ऐसी अलग-अलग बिल्डिंग्स घुमा रहे थे। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस बिल्डिंग में जाना, तो वहाँ पर आपको जेडब्ल्यूएसटी का कुछ मिल जाए। तो वहाँ पर वो मिरर था और फिर वो पूरा गोल्ड पॉलिश्ड मिरर, और मैं एकदम, मतलब समझ सकते हो एक्साइटेड कि ओहो! ये स्पेस पे गया है, इसके बाकी पार्ट, वो टेलीस्कोप यहीं इसी रूम में था। एक बहुत फ़ेमस कॉन्फ्लिक्ट है स्पेस में कि फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं आप। फर्मी पैराडॉक्स ये क्या है ये बताइए? ओह! मेरे ख़्याल से हम लोगों ने ना इनडायरेक्टली इस बात पे थोड़ा-सा टच करके निकले हैं कि लाइफ़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम यूनिक हैं। फर्मी पैराडॉक्स में बेसिकली, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर सकता हूँ कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर वी यूनिक, मतलब हम कहाँ से आए हैं। तो इसी डायरेक्शन में कई पैराडॉक्स ये आता है कि अगर हम, हमारे साथ-साथ और भी कई सिविलाइज़ेशन इनमें से एलियन लाइफ़ कहीं एग्ज़िस्ट करती है किसी दूसरी गैलेक्सी में या दूसरे क्लस्टर में, मतलब बहुत दूर में। तो अगर एडवांस सिविलाइज़ेशन है, तो हमें कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? तो यहीं पर पैराडॉक्स ये आ जाता है कि या तो हम अकेले हैं, या हम जितना इवॉल्व हुए हैं टेक्नोलॉजी वाइज़, उतना ही इवॉल्व दूसरे सिविलाइज़ेशन भी हुए हैं। तो इसी पे ना मिचियो काकू करके एक फिज़िसिस्ट है, उनने एक क्लासिफ़िकेशन डिस्कस किया था बहुत पहले। 3 टाइप के सिविलाइज़ेशन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3।
तो टाइप 1 वो होते हैं जो अपने प्लेनेट की पूरे रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को सफाइस करने के लिए। तो हम टाइप 1 भी नहीं पहुँचे हैं एज़ ए ह्यूमन स्पीशीज़। टाइप 2 आता है जो अपने स्टार के पोटेंशियल को फुली यूज़ कर सकता है। मतलब जैसे मान लो जैसे हमारा सन है, सन की एनर्जी सोलर पैनल वाइज़ नहीं बट मान लो कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हमने उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने पाए। टाइप 3 आता है जब हम बियॉन्ड सोलर सिस्टम जाते हैं, हम गैलेक्सी स्केल पे बात करते हैं कि जब हम गैलेक्सी की पावर्स को हार्नेस कर सकते हैं। अब वो पावर स्टेलर भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल भी हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी डिमांड्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम अभी टाइप 1 भी नहीं पहुँचे हैं। बट अगर हम टाइप 2 या टाइप 3 स्पीशीज़ मतलब हमारे यूनिवर्स में कहीं पर हैं, तो उनको तो सफिशिएंटली एडवांस होना चाहिए कि वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकें। बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट है, ना ही कोई सिग्नल आया है। तो वो यही है कि या तो हम सच में अकेले हैं या टेक्नोलॉजी वाइज़ कोई भी सिविलाइज़ेशन इतना एडवांस नहीं हुआ है कि इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन या ट्रैवल कर पाए। Okay. So, are there any studies going on or research going on for aliens, like to find aliens? यस, देयर इज़ सो एक सेटी करके इंस्टीट्यूट बोलूँ या एक प्रोग्राम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था काफ़ी पहले एंड वो लोग ट्राई करते रहते हैं कि कहीं से सिग्नल मिल जाए बट अभी तक नो लक। देयर वाज़ ओनली वन वाव सिग्नल जिसको फेमसली बोला गया है बट आई थिंक वो भी रिज़ॉल्व हो गया है। वो कुछ एस्ट्रोफिज़िकल सोर्स ही है, इट्स नॉट लाइक अ साइन फ्रॉम अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन। तो अभी तक तो ऐसा लक नहीं मिला है। मेबी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन इतना एडवांस हो गया होगा कि वो कोई और वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होगा जो हमें नहीं पता है। ये भी हो सकता है। और हम जो भी लिमिटेशन है उस इसमें हम क्या करते हैं बस एंटीना पॉइंट करते हैं एंड देन डिफरेंट सिग्नल्स को प्रोब करने की कोशिश करते हैं। मेबी देयर इज समथिंग मोर व्हिच वी आर येट टू डिस्कवर एंड इन्वेंट। Are we scared of aliens? As a scientist, what do you see? देखिए एज़ अ फर्स्ट टेक तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमें विज़िट करती है तो अ, पहले तो वो बेसिकली एक्सप्लोरर टाइप के लोगों को मतलब जितना हम एज़ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना हमने खुद को जाना है, तो कुछ एक्सप्लोरर टाइप के लोगों को ही भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वॉर क्रिमिनल या टेरर ग्रुप या ऐसा टाइप का आएगा। पहले तो एक्सप्लोरर्स ही आएँगे और स्पेशली उसमें भी कुछ रिसर्चर टाइप के लोग भी हो सकते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ फाइंड करने के लिए स्टडी करना चाहते होंगे या उस टाइप के ग्रुप होगा जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अटैक कर देंगे सीधा जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। ये मेरा व्यू पॉइंट है, मेबी डिफरेंट भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरा ये मानना है क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर अगर मैं कभी कहीं पर कोई मिशन प्लान कर रहा हूँ कि मुझे से इतने हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर दूर कोई गैलेक्सी पे एक स्पेसशिप भेजना है, तो मैं तो पहले चाहूँगा ना कि वहाँ का स्टडी करूँ। तो उसी वे में ही अपना मिशन प्लान करूँगा और उस हिसाब से टीम को तैयार करूँगा। जैसे कि पीके में भी बोलता है वो पीके कि हम तो अपने दुनिया में अपने गोला में साइंटिस्ट हैं। अ, तो वो टेक सेंस बनाता है बट यू नेवर नो अगर कोई पहले से ही स्टडी कर लिया है और जब तक हम रियलाइज़ करें कि वी आर ऑलरेडी स्टडीड तब तक कोई कैप्चर करने आ जाए। अभी एआई और मशीन लर्निंग का आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी नहीं वो एक पार्ट वो उसके अलावा भी हार्डकोर एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। जैसे हमारे ही एक सीनियर थे वहाँ आईआईए में और इवन यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट में, वो पूरा हार्डकोर मशीन लर्निंग पे चले गए हैं। तो जैसे हमारे पास अभी हो क्या गया है कि डेटा इतना सारा होते जा रहा है, जैसे-जैसे मिशन्स एडवांस होते जा रहे हैं, हम हाई रेज़ोल्यूशन में डेटा लेते जा रहे हैं। अब मशीन लर्निंग का एक फ़ायदा ये है कि वो पैटर्न बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। मतलब डेटा में जो भी पैटर्न्स हैं, तो उस वे में काफ़ी रिसर्च चली जा रही है कि हम एआई, एमएल को लेकर ऐसे मॉडल्स बनाएँ कि हम जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, वो डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकें, ताकि हम सबको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि ह्यूमन के लिए ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस टास्क हो जाएगा कि आपके पास से हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ इमेजेस है और आप सब में देखें कि किस टाइप का बिहेवियर सन कर रहा है लार्ज स्केल्स में, स्मॉल स्केल्स में। तो उस वे में मशीन लर्निंग को एज़ अ यूज़फुल टूल कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा भी
जैसे स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के डायरेक्शन में भी अ, कि कब अराइव कर रहा है या कब हो सकता है उस टाइप का फ्लेयर या इरप्शन। तो उस डायरेक्शन में भी काफ़ी सारे मॉडल्स डेवलप हुए हैं जो कि अच्छा खासा एफिशिएंट हैं, बट वही है कि मॉडल इज़ एज़ गुड एज़ डेटा, जिस डेटा पे वो ट्रेन हो रहा है। तो जैसे-जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे नए-नए मिशंस एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, मॉडल्स भी इम्प्रूव होंगे होपफुली। एंड और भी काफ़ी सारे डायरेक्शन में स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन में और जनरेटिव एआई का भी यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग एक चीज़ पे काम करने का प्लान कर रहे थे कि जैसे हमारे पास डेटा गैप्स हो जाता है, काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जैसे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे थे, तो ग्राउंड बेस्ड तो सन के लिए सिर्फ वही 6-7 घंटे धूप रहेगी तभी हम ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, फिर नेक्स्ट डे। तो क्या हम उस टाइम पे ऐसे जेन एआई का यूज़ करके डेटा गैप फिल कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, उसका यूज़ करके जेन एआई मॉडल बनाएँ। तो ये सब चल रहा है अभी हमारे पर्सनली, बट ओवर लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो नासा तो एक डेडिकेटेड चैनल रखा है, एफडीएल करके है, जिसमें इंडस्ट्री और साइंटिफिक कम्युनिटी कोलैबोरेट करते हैं। तो ये एनवीडिया, गूगल जैसी कंपनीज रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी हैव रिसर्चर्स जो कि अपने इनपुट के हिसाब से उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ, एंड देन पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच रहता है अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं एस्ट्रोफिजिक्स को लेके, जो कि आप जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे? पहले तो मैं कॉमन मिसकंसेप्शन बताता हूँ एज़ अ साइंटिस्ट के लिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, दिन भर काम करते हैं, पढ़ते रहते हैं और बड़ी-सी दाढ़ी होगी या बाल होगा। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता होगा और कुछ करने का। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी खेलने जाते हैं, मूवीज़ जाते हैं और बाकी अपनी लाइफ़ भी है। ठीक है, कभी-कभी ये मतलब रिसर्च के टाइम पे कुछ फ़ेजेस आते हैं जब हमको दिन-रात काम करना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हम 24/7 बस एक लैब के अंदर बैठ के काम करते हैं, बट अ, डिफरेंट फ़ील्ड्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं। बट जिस फ़ील्ड में हम लोग हैं उसमें मोस्टली थोड़ा लाइफ़ भी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और बीइंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो बिगेस्ट तो वो जो हमने बताया था आपको कि हाँ, देख लो हमारा दिन कैसा जाएगा, ये हुआ है, हमारे सीनियर्स के साथ हुआ है। और ये होता है ना कि जैसे हम लोग कभी-कभी मैं खुद का ही एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे मेरा स्पेशलाइज़ेशन है एस्ट्रोनॉमी में भी है। आप ऐसा नहीं है ना कि हर कोई सब कुछ करता है। जैसे कि मेरा स्पेशलाइज़ेशन है डे टाइम स्टार जो हमारा है सन, उस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू से गैलेक्सीज़ एंड अदर स्टफ। तो अगर मैं कोई मेरे से पूछता है तो मैं सोलर बोलता हूँ, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन लग ल आता है कि अच्छा आजकल सोलर पैनल के फ़ील्ड में क्या चल रहा है? तो वो फिर बताना पड़ता है। तो मैं अब सोलर फिज़िक्स के बदले सोलर एस्ट्रोनॉमी बोल देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था ऐसी किस्सा कि वो एक्स-रे ऑप्टिक्स पे काम कर रहा था। तो एक्स-रे बेसिकली अगेन जैसे हम लोग जेडब्ल्यूएसटी की बात कर रहे थे, तो एक्स-रे बेस्ड टेलीस्कोप्स भी लॉन्च करते हैं और वो उसी का एक्स-रे इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम कर रहा था, तो उसने कुछ एक्स-रे की बात की और वो बंदा मेडिकल एक्स-रे पे चला गया जिससे जिससे डिस्कस कर रहा था। Oh my God. तो अब हम लोग को समझ आने लगा है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए टर्मिनोलॉजी के लिए कि हम लोग के लिए जो डे टू डे वर्ड यूसेज रहता है, बट बाहर दुनिया में मेबी आपके लिए कुछ और वे में वो वर्ड मीन करता हो। तो जार्गन्स अवॉइड करके एक सिंपल अप्रोच रखने की कोशिश है। Okay. So Ritesh, last question of this discussion. आप एक छोटे से शहर बिलासपुर, कोई नाम नहीं जानता, इंडिया में लोग नाम नहीं जानते उस शहर का। वहाँ से आप आज साइंटिस्ट हैं, नासा के एक प्रोजेक्ट में काम किया आपने। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इंडिया में बैठे एक स्टूडेंट के लिए कि वो क्या करे, कैसे ड्रीम करे कि वो अगर साइंटिस्ट बनना चाहे, तो क्या कर सकता है? अ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिलासपुर से पहले भी ऐसी छोटी-सी जगह में थे जिसका नाम तो आप लोगों ने भी नहीं सुना। तो देखिए सिर्फ़ मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमारी जगह से भी काफ़ी और भी साइंटिस्ट निकले हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ कुछ लोग इसरो में भी हैं और कुछ लोग बाहर भी आए हैं। पहली तो बात ये है कि पहले ये सोचना छोड़ना होगा हमें कि छोटे शहर से हम बड़ा एम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, अगर आप
में वो एक मोटिवेशन है अंदर से कि हमें ये करना है कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सिर्फ जैसे साइंस की बात, मैं सिर्फ साइंस स्पेसिफिक ही बता सकता हूँ, बट उस डायरेक्शन में अगर जाना था तो आपके पास पाथ एक्सप्लोर करना है। क्योंकि जब हम लोग 11th-12th में थे, हमारे पास जनरली जो पॉपुलर ओपिनियन थे कि इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, ऐसा टाइप का। अब ये मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग करना है, ऐसा टाइप का एक डायरेक्शन पॉपुलर था। बट आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का टाइम है, हम और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट आप और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे थ्री इडियट्स में बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी आपके पीछे खुद आएगी। तो काइंड ऑफ वही स्ट्रैटेजी मैं फ़ॉलो करता हूँ कि मेरा कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ पर रहूँगा, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करूँगा, रिसर्च करूँगा। बट सब होता चला गया क्योंकि इंटरेस्ट था। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, फिर वहाँ जाके देखा कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक्सप्लोर किया। उस टाइम तो इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, मतलब अभी तो फिर भी हर जगह 5G आ गया है। उस टाइम तो आप जानते हो, अगर देखा होगा, वो एज पे 20 केबीपीएस में सब कुछ साइट लोड हो रही है, ज़िंदगी बीत जाती थी। तो वैसे ही मुझे जैसे आईएए के बारे में पता चला एंड देन अलग-अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर किया। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, अगर आपको रिसर्च में आना है, तो रिसर्च में आने के लिए आप पहले रिसर्च कर सकते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको अपना पाथ बनाना होगा, बैलेंस करके बनाना होगा। क्योंकि आई नो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमें अपने इंटरेस्ट को मार कर किसी और डायरेक्शन में जाना पड़ सकता है। बट कभी-कभी लाइफ हमें ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी देती है कि हम दोनों को साथ में लेके जा सकें कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इस लाइफ जहाँ ले जा रही है, पहले मैं वहाँ जाता हूँ। एंड देन विथ टाइम आप टेंशन कम से कम लीजिए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए। कुछ चीज़ें वक़्त पे छोड़नी चाहिए एंड गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। Great. It was great talking to you, Ritesh. We have learnt a lot. Our viewers will learn a lot after watching this. So thank you so much for your time. थैंक यू अंकित एंड भवेश, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको काफ़ी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे। और अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर कीजिए और एक्सपर्ट कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।